आज की क्लास अपन शुरू करते हैं रिवीजन से ही। लास्ट की लास्ट अपनी यूनिट थी, उसका नाम था अपने कंप्यूटर को जाने। मतलब हम कंप्यूटर को जान रहे हैं, उसमें तीसरी यूनिट थी। और सबसे पहले पहले नंबर पे हमने बात की थी कौन सी सिस्टम की? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करना या चलाना। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आएंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो भी 8 से लेके और आगे जो भी बने हैं, अभी लेटेस्ट कौन सा है? विंडो 11 है ना, लेटेस्ट वही है। इसके अलावा इसमें लिखे हुए हैं, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ये सारे के सारे अपने को ध्यान रखने हैं। वो एक 3 लेयर वाला एक पॉइंट बना हुआ था। तो 3 लेयर में इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, है ना। ये अपने को ध्यान होना चाहिए, सिस्टम है और ये एप्लीकेशन है ना। इसके अलावा काम क्या करेगा? तो रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे जो रिसोर्स है, मेमोरी कहाँ से एलोकेट करनी, कहाँ से लेना है, कोई फाइल वगैरह, वो मध्यस्थता करेगा। मध्यस्थता किनके बीच में? एक तो यूजर है और एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है ना। और एग्जीक्यूशन का काम भी इसी का रहेगा। एक कमांड यूजर इंटरफेस आया था, एक जीयूआई आया था ना, जीयूआई है ना, और एक था कमांड यूजर इंटरफेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनिक्स है जो इसमें आता है, एमएस डोस। फिर इसके बाद हमने जीयूआई शब्द आई गया है। जीयूआई का फुल फॉर्म बताओ? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। इससे फायदा क्या है? तो किसी को कम आता है कंप्यूटर का उपयोग करना, फिर भी वो है जो बढ़िया से काम कर सकता है, उपयोग कर सकता है अच्छे से। और जहाँ लाभ है वहाँ थोड़ी बहुत हानि की संभावना रहती। तो जीयूआई है वो कमांड यूजर इंटरफेस है, उसके बजाय थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी उपयोग करता है और ये महंगा पड़ता है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर विंडोज 11 का यूजर इंटरफेस है, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। तो उसमें एक शब्द आया जैसे बूटिंग। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना, शुरू होना, वो प्रक्रिया है जो बूटिंग कहलाएगी। और डेस्कटॉप एरिया के बारे में बातचीत की थी हमने पूरी डिटेल में। डेस्कटॉप एरिया का मतलब ये जो भी है स्क्रीन है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? टास्क बार का मतलब हमने समझा था, नीचे की तरफ एक जो पट्टी है वहां उसको टास्क बार कहेंगे। आइकन का मतलब क्या होगा? इस टास्क बार में ये जो ग्रिड बना हुआ जैसे प्रीव्यू ऐसे, ये सब है जो क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। सिस्टम ट्रे के बारे में हमने बात की थी। कोई भी बैकग्राउंड में चल रहा है ऐप है, वो कहाँ शो होता है? सिस्टम ट्रे में। क्विक लॉन्च, किसी को तुरंत चलाना है तो उसके लिए अपन शॉर्ट में साइड में रखते हैं, वो दोनों ही मैच करती हुई बातें ये। स्टार्ट मेन्यू कहाँ मिलेगा? हमें टास्क बार में एक साइड में सबसे इधर ही इधर है, वो कोने में जो स्टार्ट मेन्यू मिलेगा। और इसमें ये दो तीन शब्द और आए, जैसे मल्टीपल डेस्कटॉप है, एक ही डेस्कटॉप पे अपन अलग अलग डेस्कटॉप चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में हमने बात की थी। ये क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है, लेटेस्ट। और स्टोर का मतलब जान ही रहे, कोई भी एप्लीकेशन अगर अपने को जो डाउनलोड करनी है तो कहाँ से? स्टोर स्टोर से अपन डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। और कोर्टाना क्या है? पर्सनल असिस्टेंट है, जो हमारी आवाज है उसको पहचानता है, हम जैसे कमांड देते हैं उस हिसाब से वो काम कर सकता है। तो ये कोर्टाना थोड़ा विशेष शब्द था, इसको ध्यान रखेंगे। फिर विंडोज 11 की बेसिक यूटिलिटीज के बारे में बात की थी। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? तो बेसिक यूटिलिटीज में एक तो होता है क्या? कैलकुलेटर और मैथ इनपुट पैनल होता है। स्नीपिंग होता है। स्नीपिंग में दो चार पांच प्रकार थे अलग अलग से, जैसे पूरा स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने को, या उसके किसी एक भाग का लेना है, वो कहानी। कलर वगैरह के संबंध में जो पेंट की बात की थी, और सिस्टम टूल्स हैं वो, और बाकी जितने भी हैं वो सिस्टम टूल्स कहलाएंगे। फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसको शुरू कैसे करेगा कोई व्यक्ति? तो जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो उसको क्या करना है? आइकन, जो भी उसका आइकन है उस पे जाना है और डबल क्लिक करना है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। और मान लो कि आइकन नहीं है तो उसको क्या करना है? टास्क बार में जो स्टार्ट मेन्यू है वहां जाना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद जैसे ही वो है जो उस रो में दिखेगा, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करना है, काम हो जाएगा। टाइपिंग प्रैक्टिस। अब सबसे मेन जो काम होता है कंप्यूटर पे, अगर अपन ऐसे समझना चाहे जैसे एक्सेल में कोई काम कर रहा है या वर्ड वगैरह है इसमें, तो सबसे मेन काम होता है किसका? टाइपिंग का। और टाइपिंग है जैसे ही सीख नहीं सकते, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अलग से यूनिट दिया गया टाइपिंग प्रैक्टिस। और इसमें हमें जो सीखनी होती है सबसे पहले, जो बेसिक है इसका, उसमें होम रो है, उसमें ये 7 की है, वहां हमारी जो फिंगर इस प्रकार से सेट करनी रहती है, ASDF और JKL। ये बीच वाली लाइन होती है, इससे ऊपर भी लाइन होती है, नीचे भी लाइन होती है। और अंगूठे ऐसे कहाँ रहते हैं? स्पेस बार के वहां रहते हैं, जैसे हमने बात की थी, फोटो भी देखा था हमने। और विंडोज फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर का मतलब हो गया जहां से हम और अधिक फाइल है उनको जो देख सकते हैं। एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात की थी, पाथ की, कौन से फोल्डर में है, वहां से और अगला फोल्डर वगैरह वो हम चेक कर सकते हैं। फाइल के बारे में बात की थी, कोई भी फोटो है, वीडियो है, PDF है, वो क्या कहलाता है? वहाँ फाइल कहलाता है।
और उनको जिसमें हमने सेव कर रखा है, स्टोर कर रखा है, वो कहलाता है फोल्डर। और फोल्डर को हमें जो सॉर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे ला सकते हैं, तो उसको उसका सॉर्ट करते हैं। जैसे मान लो एक फाइल है, और उस फाइल को हमने जो मान लो एक बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर और फोल्डर है, फिर और फोल्डर है, और फोल्डर है, यहाँ पर उसको सेव करना है, उसको बार बार उपयोग करना पड़ रहा है, तो इसको हमें जो स्क्रीन पे शॉर्टकट के रूप में ला सकते हैं, वही शब्द जी यहाँ पर उपयोग किया है। फिर इसमें एक बात की थी प्रोग्राम इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे अपन, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप है जो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, जैसे अपने मोबाइल में अपन कोई भी ऐप है तो जाते हैं गूगल स्टोर पे और प्ले स्टोर बोलते हैं उसको, और फिर डाउनलोड कर लेते हैं, वही कहानी है। और एक कंप्यूटर के संदर्भ में ये बात कर रहा है कि कंप्यूटर में अपन है जो मार्केट से लेके आ जाएंगे क्या, सीडी या डीवीडी, और उससे है जो इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जैसे वो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। सबसे लास्ट में वो जब इंस्टॉल होता है तो लास्ट ऑप्शन क्या आता है, फिनिश का। फिनिश करने के बाद जो वो कंप्लीट हो जाता है, और यही अपना यूनिट है वो भी फिनिश हो गया था। अब अपने को आगे बात करनी है कौन से यूनिट की, इंटरनेट वाले की। कंप्यूटर से परिचय है अपना हो गया है कंप्लीट, और अब हम बातचीत करेंगे शुरू आज इंटरनेट से परिचय। तो शुरुआत वैसे थोड़ी बहुत हमने बातचीत कर ली थी, तो थोड़ा आज इजी रह जाएगा, सब जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। इंटरनेट के बिना है जो आज की दुनिया है वो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है क्या। हाँ, वो पूरा मामला है जो बहुत अलग लेवल पर चला गया है। तो अलग लेवल पर जिसके कारण गया है उसके बारे में हम बातचीत करनी चाहिए। इंटरनेट के परिचय में पूरी दुनिया को जोड़ने वाले कंप्यूटर है, उपयोगकर्ता है, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह हैं, जो भी कंपनियां वगैरह, वो सारे मिलके जो ये एक तंत्र बनाते हैं ऐसा। और ये तंत्र है, किसी व्यक्ति को कोई सूचना चाहिए तो वो व्यक्ति है जो सर्च कर रहा है, और एक कोई है जिसको लगता है कि हम ये व्यवसाय कर सकते हैं बढ़िया से, तो वो स्टोर करके रखता है, और वो सूचना है जो दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। और ये पूरा का पूरा मामला है वो चलता है मार्केट वगैरह, और ये सारी चीजें हैं जो इसमें रहती है। इसके लिए कुछ शब्द हैं वो वापस एग्जाम में अपने उपयोग कर सकता है। जैसे एक सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि सूचना का सुपर हाईवे किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे अपन, इंटरनेट को कहेंगे, ठीक है ना। और लेटेस्ट जो जानकारी वगैरह है, दुनिया भर की सारी जो लेटेस्ट जानकारी है, जैसे कोई व्यक्ति अपलोड करेगा हम जो उसको देख सकते हैं, तो लेटेस्ट जानकारियां मिलेगी। इसमें एक सब थोड़ा स्पेशल यूज किया इन्होंने, वित्तीय। वित्तीय के अलावा और जितनी भी जानकारी है वो भी सारी है जो इंटरनेट से अपन नवीनतम जानकारियां जो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे बढ़िया जो बात है वो है ये है जो नेटवर्क है, और पूरी दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ऐसे नहीं कि इंटरनेट जब चल रहा है तो केवल भारत में चल रहा है या कहीं किसी देश विशेष में चल रहा है। इंटरनेट की कुछ कहानी है जो इस प्रकार की होती है। यहाँ इसको अपन कहेंगे वेब सर्वर, जहाँ जो जो कनेक्ट करता है, जहाँ से सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस हमें भेजेगा। यहाँ सर्वर से जो सर्विस प्रोवाइडर अपने को कनेक्ट करता है, ये हमसे जैसे ही हम इंटरनेट वगैरह का उपयोग करते हैं तो हमको चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं का मतलब पैसे लेते हैं हमसे। अभी जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो पैसे लगते हैं, वो पैसे हैं जो किसके खाते में जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, तो ये नेटवर्क, ये टावर वगैरह लगाना और जो भी काम है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो काम में आ रही थी, एक वेब यूजर का मतलब तो हो गया हम जो भी उपयोग करने वाले लोग बाग। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर का मतलब हो गया जो एयरटेल है, जियो है, ये कंपनियां, ठीक है ना। और वेब सर्वर का मतलब हो गया जहां पर सूचनाएं वगैरह स्टोर करके रख रखी है। जैसे गूगल, अब गूगल है जो अपने को लगता है कि गूगल सर्च कर लिया, गूगल एक कंपनी है, उसके खूब सारे कंप्यूटर है, उसमें उसने जो पूरी की पूरी दुनिया भर की चीजें हैं उसको स्टोर करके रखा है, डेटा है उसको रखा है। हमको जो चाहिए हम वहां से प्राप्त करते हैं, और इसके बनस्पत में इसको भी एड वगैरह है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। एड समझ गए, विज्ञापन। हम कोई भी सर्च करते हैं तो उसमें आगे पीछे हम थोड़े विज्ञापन वगैरह आते हैं, कोई फोटो वगैरह आ जाता है, वो तो उसके माध्यम से ये भी पैसे कमाते हैं। मतलब कुल मिलाकर वही है, मार्केटिंग वाली दुनिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो एक शब्द आया इसमें क्लाइंट, क्लाइंट आता है जो उपयोग करता है उसके लिए। क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर ये पूरी जो इंटरनेट सेवा है वो काम करती है। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है, फाइल प्राप्त कर रहा है मतलब हम जैसे वहां से डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए वहां, या हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, क्लाइंट। ये ध्यान रखना, ठीक है। और भेज रहा है मतलब वो भेजने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम कहेंगे क्या, सर्वर कहेंगे। ये थोड़ा सर्वर और क्लाइंट वाला शब्द है जो ध्यान रहना चाहिए अपने, ये चीज। और प्रोवाइड करवाने वाला है उसको अपन बोलते हैं ये सेवा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका उदाहरण है जो क्या हो सकता है, जिसकी भी अपन सिम कार्ड वगैरह उपयोग करते हैं, जियो है जैसे, और कौन सी टेल है, एयरटेल है ये, ठीक है। अब इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें ये बात जो शुरू करते हैं। वैसे ये जो RICIT वाला कोर्स है उसमें जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगभग जो मोबाइल का उपयोग करता है इसकी चीजें उसको ऑफिशियली जो लैंग्वेज है उसमें भले नहीं जानता, बाकी जानता जरूर है। अभी कोई ना कोई सर्वर है, कोई हम एज ए क्लाइंट है, ये चीजें जो शाब्दिक रूप से नहीं पता है। बाकी एक्सेस कैसे करें तो अपन जानते हैं ना, रिचार्ज करवाना पड़ता है। कैसे हो सकता है एक्सेस, रिचार्ज करो और वो चल जाएगा उसमें, है ना। और अपने मोबाइल में जैसे फंक्शन होते हैं तो उसमें एक वाईफाई का होता है, एक डेटा ऑन ऑफ का होता है, वो उसको ऑन कर लेंगे अगर तो फिर वो चल जाएगा। ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे आपने जो कंप्यूटर है उसको सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको एक कनेक्शन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बोलो, कनेक्शन। और कनेक्शन के बाद एक चाहिए होगा क्या, ब्राउजर चाहिए होगा, गूगल क्रोम है या जो भी और बहुत सारे ब्राउजर होते हैं वो। इंटरनेट कनेक्शन मिलने के बाद अगर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं सारा का सारा काम। और आजकल ये मोडेम की भी बात की थी हमने, मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर, ये आजकल इनबिल्ट आने लग गया, मतलब लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होता है, तो कोई समस्या रहती नहीं है अलग से लगाने की। पहले के समय में थोड़ी ये समस्या रहती थी। हाँ, ISP महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ISP की फुल फॉर्म बोलो एक बार सब। आई का मतलब इंटरनेट हो गया, ISP का मतलब हो गया सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सेवाएं हमें देता है। ये क्या है, तो एक कंपनी है, संगठन है, जो भी कहना चाहो, कुल मिलाकर ये काम करते हैं। और अलग अलग प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, जैसे वाणिज्यिक हो सकती है, ज्यादातर वाणिज्यिक ही होती है। कहने में जो इनको और तरीके से कह रहे हैं अपन, लेकिन ज्यादातर जो ISP है वो वाणिज्यिक होंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो पैसा खर्च होता है तो पैसा है जो लोगों से वापस मिले तब भी, तो उसको वाणिज्यिक कहेंगे अपन। मुनाफे के लिए काम करते हैं। समुदाय स्वामित्व हो सकता है, कोई ग्रुप वगैरह है वो मिलके काम करे, या गैर लाभकारी भी कोई गवर्नमेंट वगैरह चाहे, जैसे कि भाई हमारा देश में जो फुल सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी हो सकता है। और निजी स्वामित्व वाणिज्यिक में ज्यादातर है जो निजी स्वामित्व वाली आ जाएगी। सेवाएं कौन कौन सी होगी, तो एक तो इंटरनेट एक्सेस की बात होगी, ट्रांजिट हो सकता है, ट्रांजिट का मतलब वही है जैसे बैंक वगैरह का, और जो भी इस प्रकार के लेन देन के काम वगैरह हो सकते हैं। डोमेन का नाम है वो पंजीकृत करते हैं। इसके भी खूब सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। हमें कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे वेबसाइट का नाम होता है उसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं। और उस सेम नाम से और कोई दुनिया में जो एक भी और कोई वेबसाइट नहीं होती, मिलती जुलती हो सकती है, एक आध अक्षर भी आगे पीछे करके। जैसे अपन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे आईडी बनाते हैं तो सेम नाम से आईडी नहीं बनती, वो जैसे आईडी बनाने के लिए जाएंगे वो कह देगा इस नाम से ऑलरेडी है। और सेम नाम से हो जाएगी तो फिर लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो डोमेन नाम है उसका पंजीकरण, इसके भी वो कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं साल का, वो इस प्रकार से वो सेट कर देते हैं। वेब होस्टिंग वगैरह है जैसे, और यूजनेट सेवा है, को लोकेशन, ये सारी की सारी दुनियादारी है, ये प्रोवाइड करवाते हैं कौन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आगे हमने एक शब्द के बारे में बात की थी, मोडेम, पहले आ चुका नाम काफी बार, है ना। मोडेम के बारे में हमने बात की थी कि दो शब्द हैं, एक तो है एनालॉग, क्या शब्द है बोलो, एनालॉग, और एक शब्द है डिजिटल। हालांकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से हम ऑप्शन देख के सही कर सकते हैं। फिर भी हमेशा कॉन्सेप्ट है वो जो महत्वपूर्ण होता है, ऐसा कंपटीशन की दुनिया में तो ऐसा कहा जाता है, बहुत जो होशियार लोग बाग हैं वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज किंग। कॉन्सेप्ट इज किंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी टॉपिक का, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है वो आपका अगर क्लियर है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है उसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि 100% सही नहीं है, कोई फैक्ट वगैरह है तो वो आपको याद होगा तभी काम चलेगा, लेकिन फिर भी ठीक बात है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप थोड़ा पास जा सकते हैं आंसर के। तो ये एनालॉग और डिजिटल शब्द है, इनको समझना है, वो मोडेम है उससे कनेक्ट करते हैं। मान लो कंप्यूटर में कोई सूचना है, वो अगर किस रूप में, वो समझेगा डिजिटल रूप में। अब उसको और जगह भेजना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एनालॉग में। और सामने से कोई सूचना आई है तो एनालॉग में आई है, तो कंप्यूटर उसको जो एस्केप नहीं कर सकता है। तो ये जो डिजिटल है उसको एनालॉग में, और एनालॉग में उसको डिजिटल में बदलने के लिए जो काम में आ रहा है उसका नाम है क्या, मोडेम है, ठीक है ना। समझ में आ गई, बहुत इजी बात है, सीधी सीधी कहानी है इसमें भी। और एक डिवाइस, और डिवाइस के अंदर क्या है, प्रोग्राम है, डेटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है।
डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में जानकारी है वो कंप्यूटर में तो कैसे रहेगी वो, डिजिटल फॉर्म। टेलीफोन लाइन वगैरह है वहां पर चलेगी, ये किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म। तो मोडेम है जो काम करेगा डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में, और एनालॉग इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। मोडेम का फुल फॉर्म भी याद रखना है, हमने बात की थी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का होता है। ये पहले के समय में, आजकल जो अंदर ही वो सेट करने लग गए, तो ये ध्यान रख लेना, ये लिखा है इसका मोडेम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, क्योंकि काम कर रहा है ना एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, और बढ़िया काम है कुल। ये हाँ, आउट गोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर टिस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल है उसमें मॉड्यूलेट करता है, और आने वाले एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके और डिजिटल डिवाइस के लिए डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है। यही कहानी है। अब मोडेम है उसके जो अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, है ना। तो उसमें इंटरनल शब्द है, सबसे पहले ध्यान रख लेना, इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है ये जो कहाँ है, ऑलरेडी है जो कंप्यूटर या जो डेस्कटॉप है अपना, मतलब कंप्यूटर है या लैपटॉप वगैरह है, उसमें जो आगे से ही इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो इसमें कोई समस्या आती नहीं है। उसमें भी एक डायल डायल अप होता है और एक वाईफाई होता है, इसमें भी ध्यान रखें ना, ऐसे पूछ ले बाई चांस, तो आंतरिक मोडेम के दो प्रकार है, एक डायल अप है और एक कौन सा है, वाईफाई। दोनों अपने को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आंतरिक वाले का फोटो ऐसे दे रखा है, तो उसको जो इस रूप में अंदर सेट कर देते हैं। बाहरी है वो हम फोटो देख चुके हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट दे देते हैं, उस सॉकेट से अपन कनेक्ट करके और उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दो शब्द है उसकी त्वरित समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, तो मोडेम क्लियर है सबके, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और आईएसपी का फुल फॉर्म भी सबके क्लियर है, क्या है, मॉड्यूलेटर का फुल फॉर्म है। उस मॉड्यूलेटर में आंतरिक में दो नाम कौन कौन से हैं, ये शब्द भी ध्यान होने चाहिए अपने को ना, डायल अप और वाईफाई। एक शब्द आया है, क्या शब्द आया बोलो, बाहरी है ना, जैसे ये बाहरी आएगा, वैसे फोटो तो परीक्षा में पूछ नहीं रहे, बाहरी है तो उसको क्या आवरण दे रखा है यहाँ पर, है ना, उसके चारों तरफ वो बना रखा है सिस्टम। और आंतरिक है तो उसको, क्योंकि वो तो पहले से वो जो बॉक्स है उसी में सेव करना है, तो उसके लिए कोई आवरण की आवश्यकता नहीं। पीसी कार्ड मोडेम, अब क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो उसका जो साइज वगैरह छोटा करना, या हो सकता है एक ही मोडेम है, एक ही व्यक्ति है उसको जो अलग अलग जगह उपयोग करना चाहे, तो उसको इस फॉर्म में भी बना दिया है, जैसे अपन बोलते हैं ना एटीएम कार्ड है या और भी अपना आधार कार्ड है, वो उस रूप में है जो इसको तैयार कर दिया। अब ये शब्द लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना, पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो पोर्टेबल। क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं, क्रेडिट कार्ड नाम सुना है, एटीएम कार्ड या जो भी बोलते हैं अपन, डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं। या वो जो कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है, उसमें इस प्रकार का स्लॉट बना हुआ होता है, उसको इंसर्ट करा के और अपन जो मोडेम की आवश्यकता अनुसार है जो उपयोग कर सकते हैं, ये इस प्रकार का। अब बात करनी है अपने को किसके बारे में, कनेक्टिविटी के प्रकार। इससे पहले वापस बात करते हैं, उसकी थ्योरी है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो की वही कहानी है सेम, ऊपर अगर हमने समझ लिया। मोडेम के तीन प्रकार देखे हमने, आंतरिक एक, एक बाह्य और एक पीसी कार्ड, मतलब कार्ड के रूप में जिसको बना रखा है। तीनों का उपयोग कहाँ है वो भी हमने बात समझ ली, उपयोग एक्चुअल उपयोग क्या है मोडेम का वो भी बात कर लेंगे। अब बात करनी है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार की। किसकी बात करनी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार की बात करनी है, कितने प्रकार से है जो उसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली वाईफाई वगैरह है जैसे, या अपन सीधा कनेक्शन वगैरह लेते हैं, तो उसके बारे में ये बात करेगा पॉइंट। व्यक्तियों, संगठनों, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह हैं, उनको सबको कनेक्ट करने में सक्षम बनाने वाली जो कहानी है वो है इंटरनेट। कनेक्ट होने के बाद उपयोग करता है जो इंटरनेट सेवाएं जैसे ईमेल है और www है, वो सब अजय एक्सेस कर सकता है। उसमें सबसे पहले पहले नंबर है उसका नाम है क्या, डायल अप। कैसे आप अजय कनेक्ट होंगे, तो डायल अप पहले के समय में उपयोग होता था जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की, उस समय में। आजकल आज इसका उपयोग नहीं होता, ये शब्द लिखा है इसके लिए क्या, अप्रचलित। अप्रचलित का मतलब है कि आजकल इसका उपयोग हम नहीं करते। और ये शब्द सुना होगा पहले कि डायल करो, नंबर डायल करो, नाम सुना,
वो पहले के समय में ऐसे गोल घूम के और नंबर डायल करने का एक फोन वगैरह आते थे, केबल से जुड़ते थे, उस समय की कहानी है ये। वो कुल मिलाकर हमें है जो उसमें नंबर है जो डायल करने होते थे मोडेम से, और उसके बाद अपन है जो सर्फिंग वगैरह कर सकते थे। फिर एक है ब्रॉडबैंड, क्या नाम है? ब्रॉडबैंड। इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये 5G जब रनिंग हुआ उससे पहले पहले ब्रॉडबैंड के बारे में काफी ज्यादा है जो भी जैसे कहीं वाईफाई वगैरह की आवश्यकता है, और कोई भी इस प्रकार के कार्यालय हैं जैसे ऑफिस है जहां पर इंटरनेट आवश्यक है, तो वहां क्योंकि मोबाइल के कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर कौन सा सिस्टम चलता था? ब्रॉडबैंड का। टेलीफोन कंपनियां जो आईएसपी होते हैं वही है जो हमें विकल्प देते हैं। और इसकी कहानी क्या है, तो वही है, ये थोड़ा सा स्पीड से चलेगा, ज्यादा एमबी है जो 1 सेकंड में अपन काम कर सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ये पक्का याद होना चाहिए सबको, ब्रॉडबैंड विड्थ। क्या शब्द है? ब्रॉडबैंड विड्थ। ठीक है ना? ये जानकारी है जो सबको रखनी है, और कॉन्सेप्ट को भी समझना है, और समझदार में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार उसको मानना चाहिए जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट है उनको भी कोई ऐसा थिंकिंग वगैरह करके अपने दिमाग में फीड कर ले, तो बहुत बढ़िया बात रहेगी वो। अब इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो वही है कि इसमें स्पीड ज्यादा है, तो उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो वगैरह वो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग है, और भी जो भी अपने वॉइस कॉल वगैरह है वो जो काम किए जा सकते हैं। अब इसमें ब्रॉडबैंड में कहाँ कहाँ से ये अवेलेबल होगा, तो केबल हो सकती है, डीएसएल हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड भी इसमें जो आता है। और ये इसकी जो स्पीड होती है, गति, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि ब्रॉडबैंड है उसकी स्पीड है उसको किस प्रकार से मापेंगे, तो उसको मापा जाता है मेगाबाइट प्रति सेकंड, 10 MB/सेकंड। हम भी कभी डेटा यूज करते हैं तो अपने जो मोबाइल में ऊपर ही ऊपर वो जो एक लाइन होती है, टास्क बार ही बोलते हैं उसको, उसमें शो करता है। कभी जिसे हम डाउनलोड कर रहे हैं 3 MB, 4 MB, इस प्रकार से लिख के एक एस लिखा हुआ था, मतलब हो गया प्रति सेकंड। फिर है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत बार क्या सरल प्रश्न है वो लफड़ा कर देता है, तो सरल बात है ये, हम जीवन में उपयोग करते हैं लेकिन उसका बहुत बार जरूरत पड़ती नहीं है और याद करते नहीं है, तो याद कर लेना, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है ना? और ये डब्ल्यू लेन शब्द है, डब्ल्यू लेन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे इसको पढ़ते हैं लेन, वेन, मेन, इस प्रकार से इसके जो नेटवर्क के प्रकार है वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो इसमें ये वायरलेस हो गया एक तरीके से, वो वायरलेस शब्द है उसी से ये वापस कनेक्ट हो गया। और लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये जहां पर जैसे मान लो ये कोई एक लोकल एक जगह है जहां पर वाईफाई लगा हुआ है, तो ये आसपास का एरिया है वहां पर ये इंटरनेट की सेवा दे देगा, तो इसको अपन क्या कौन सा एरिया कहेंगे? लोकल एरिया। इस कारण इसका नाम है जो डब्ल्यू लेन हो जाएगा। या ऐसे पूछा जा सकता है हमसे कि वाईफाई है, वाईफाई एक उदाहरण है, और फिर वो कह देगा लेन का, मेन का, वेन का, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है वो ये सब तो आएगा नहीं उसमें, उसमें अपने को ध्यान रखना है लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण। बाकी ऐसे कैसे जो ये एरिया नेटवर्क है वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेन कहलाएगा, और बहुत बड़े क्षेत्र में है तो वेन कहलाएगा, यानी WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज किसका करता है ये? रेडियो फ्रीक्वेंसी का ये अपने को ध्यान रखना है। उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे और जो भी कहानी है दुनिया भर की जो चीजें हैं वो सब है जो वाईफाई का उपयोग करते हैं। आजकल है जैसे अपने प्रिंटर भी ऐसे आने लगे हैं, हमारे मोबाइल में कोई पीडीएफ फाइल है उसको प्रिंट करना है, प्रिंटर इतना दूर पड़ा है लेकिन वाईफाई से कनेक्ट करके अपन कोई भी फाइल है उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो वाईफाई का उपयोग वहां पर भी होता है। मेन काम है इसका वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, ये ध्यान रख लेना। और एक शब्द आया है रेंज। क्या शब्द है? रेंज। तो ये रेंज शब्द भी अपने को समझ में आनी चाहिए कि वाईफाई है जैसे, तो वाईफाई अगर मान लो वाईफाई लगा हुआ है अपने यहाँ पर, और हमारा मोबाइल है या जो भी डिवाइस है वो इससे कनेक्टेड है, अब हम 20 मीटर से दूर चले गए तो फिर वो कनेक्टिविटी है जो इंटरप्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो वो रेंज हो गई एक तरीके से कि इस रेंज में रहेंगे आप तो वो कनेक्ट रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। जो एक्सेस पॉइंट है हॉटस्पॉट का वो कितने मीटर होता है? 20 मीटर, या 20 मीटर को हम कितने फीट कह सकते हैं? 66 फीट। ये लगभग है, मतलब इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन समथिंग समथिंग इसके आसपास है जो वो कवरेज मिलता है। और वो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे हमें लगता है कि जैसे हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, पड़ोसी वगैरह को पासवर्ड पता चल गया, उनके पास कोई ऐसी टेक्निक आ गई, तो हम उसको जो और थोड़ा क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं।
डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है बोलो? हाँ, शब्द याद होने चाहिए सारे सारे अपने को। ये फोन लाइन के माध्यम से है जो इंटरनेट कनेक्ट करता है। और हम है जो लैंडलाइन नहीं होगा होगा पूरी कहानी है जिसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी डीएसएल है वो कनेक्ट हो सकता है। एक है केबल। केबल भी आजकल थोड़ा कम प्रचलित हो गया है, लेकिन बहुत तीव्र गति से अगर इंटरनेट चाहिए होता है तो केबल सर्विस है जो वो फायदेमंद हो सकता है। ये नाम लिखा है ना, केबल केबल सर्विस, केबल टीवी। केबल टीवी तो नाम सुना है सबने। केबल से कनेक्ट कर दिया तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इससे इंटरनेट भी है जो कनेक्ट किया जा सकता है। आगे है उपग्रह। अभी अपने मोबाइल में जो भी सिस्टम चलता है इंटरनेट का, उसमें जो किसका उपयोग किया जाता है? उपग्रह का। ब्रॉडबैंड का ही उपयोग करता है एक तरीके से। और इसके लिए जो आप सीधा केबल वगैरह या फोन लाइन है जो उसकी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सेव कर, एक इस प्रकार का वो उपग्रह है जो सेट कर देते हैं। और उपग्रह की स्पीड है उसको इस प्रकार से बूस्ट फिर उपग्रह जिसको कहा जाता है, 24 घंटे में जो एक राउंड होता है, तो ये भी घूमेंगे तो ये भी 24 घंटे बराबर घूम जाएंगे, तो वो प्रॉपर है जो सेवा देते रहेंगे। इस प्रकार की कहानी है जो है। और दुनिया में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत इंटरप्ट होता है तो वो किसके कारण इंटरप्ट होता है? मौसम वगैरह के कारण। जैसे मौसम के कारण तो सारी दुनिया जो इंटरप्ट होती है, अभी पूरा मामला डिस्टर्ब ही हो जाता है। अपने लाइट चली जाती है जैसे, तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या इसमें भी आती है। बाकी ये एक अच्छा विकल्प है जो उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, और कुछ के लिए नहीं भी हो सकता। तो किन के लिए है? जिनको रियल टाइम एप्लीकेशन गेमिंग वगैरह है उनका उपयोग करना। जैसे मौसम खराब हो गया तो फिर इनकी समस्या आ सकती है, क्योंकि उपग्रह काफी है जो दूर है, वहां से उसको कनेक्ट करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी इसमें ये अच्छा विकल्प नहीं है लिखा हुआ, बहुत अच्छा विकल्प नहीं लिखा हुआ, लेकिन अच्छा विकल्प किन के लिए है? तो दुनिया भर में हर जगह वाईफाई, हर जगह केबल है जो पहुंचेगी नहीं है, तो उस वहां पर अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो एक उपयोग हो सकता है उपग्रह का। आगे बात करनी है अपने को किसके बारे में? मोबाइल के बारे में। तो वही है, आप रिचार्ज करवा लो। और रिचार्ज करवाने के बाद है जो मोबाइल से अपन हॉटस्पॉट करके किसी और को वाईफाई कनेक्शन भी दे सकते हैं, तो वही बात करना चाह रहा है ये। ठीक है ना? और इसमें 3G 4G लिखा है। अब आजकल कौन सी जी आ गई है? 5G आ गई है। और कल अपने एक दो स्टूडेंट है वो जी को लेकर भी माहौल बना रहे थे। तो जी का मतलब है जनरेशन। क्या है? जनरेशन। कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना अपन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। वैसे इंटरनेट में भी है जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। ऐसे वर्तमान में जो चल रही है वो कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी। और 5वीं पीढ़ी है तो वो जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है वो खतरनाक लेवल की आ रही है, स्पीड वगैरह है जो बाकी से ज्यादा रहेगी। वायरलेस शब्द आ रहा है, ये तो समझ गए। बोलो, वायरलेस का मतलब क्या होगा? तार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो वो वायरलेस है। लेस मतलब नहीं। ठीक है। अब बात करनी है किसके बारे में? इंट्रानेट के बारे में बात करनी है। इंटरनेट क्या है? निजी नेटवर्क है। क्या है बोलो? एक निजी नेटवर्क है। और कोई संगठन विशेष है उसके कर्मचारियों के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो उसको अपन कहेंगे क्या? इंटरनेट। आंतरिक आईटी सिस्टम से जानकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है। इंटरनेट पर आम जनता के लिए जो उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको अपन कहेंगे इंटरनेट। आवश्यकता क्यों पड़ती है इसकी? क्योंकि जैसे गूगल पर कोई सूचना है तो कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। मान लो एक कंपनी है, नाम है उसका ए, और एक कंपनी है बी। अब इसका एक कोई इम्प्लॉय है जो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करेगा तो उसको जो सूचना मिलेगी, सेम सूचना है जो बी कंपनी का कोई इम्प्लॉय जाके सर्च करेगा, सेम चीज अगर वो जो भी ढूंढना होता है उस प्रकार से, तो उसको सेम चीज मिलेगी। लेकिन मान लो ये कंपनी है और अपने सारे कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोई भी व्यवस्था है उसको वहां गूगल पे अपलोड कर देती है, तो ये दूसरी कंपनी वाले उसको चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से जो अपनी रणनीति बनाएंगे, इनको हो सकता है कहीं नुकसान करवा दे। तो फिर ये किसका उपयोग करती है प्रत्येक कंपनी? इंटरनेट का। अब इंटरनेट में क्या होता है? उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको उसका एक्सेस मिल जाता है, और बाकी कोई भी बाहरी व्यक्ति है वो उसका एक्सेस नहीं होता, तो उसमें लॉग इन कर ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। क्लियर है? इंटरनेट है जो ध्यान रख लेना, कोई एक निजी कंपनी का जो अपना खुद का नेटवर्क होता है। ठीक है ना? कहानी सेम ही है, लेकिन उसमें जो अपन अपने हिसाब से चलाते हैं। फायरवॉल वगैरह और जो अनाधिकृत उपयोग है उसको बंद करने के लिए लगा दिए जाते हैं। फायरवॉल शब्द आया है इसमें। वॉल यानी क्या होता है? दीवार। क्या होता है बोलो? दीवार। अब फायर शब्द का मतलब क्या होता है? हम सामान्य जीवन में आग, मतलब एक आग लगी हुई है तो कोई और व्यक्ति नहीं आ सकता, ऐसे मान लो। कुल मिलाकर दूसरों का अनाधिकृत प्रवेश है उसको रोकने के लिए जो फायर वॉल लगा दी जाती है।
फोटो है उससे अपन इंट्रानेट को समझ सकते हैं। ये पूरी दुनिया भर की कहानी है, बीच में जो क्या आ जाती है, फायरवॉल। इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। अब इंटरनेट और इंट्रानेट है, उसमें बेसिक सा अंतर क्या है? तो इंटरनेट का उपयोग है जो सभी कर सकते हैं, और इंट्रानेट का उपयोग है जो केवल कंपनी विशेष या जो निजी संगठन है उसके लोग कर सकते हैं। इंटरनेट ग्लोबल। अब ये ग्लोबल शब्द का मतलब वैश्विक हो गया। WWW शब्द आता है, कल मैंने नाम भी बताया था इसके, वो कौन है फाउंडर, ये भी तो याद रखना आपने, टिम बर्न्स ली। क्या याद रखेंगे नाम? टिम बर्न्स ली। इंटरनेट एक कंपनी का निजी यानी कि खुद का जो इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंटरनेट है उसको तो कौन इस्तेमाल करेगा? पूरी दुनिया। ये कंपनी भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कंपनी का जो है इंटरनेट है उसको केवल वो कंपनी के व्यक्ति जिनको एक्सेस दिया गया है वो उपयोग कर सकते हैं, बाकी उपयोग नहीं कर सकते। दोनों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उपयोग में लेते हैं। दोनों के लिए जो सिस्टम रहता है उसको टीसीपी या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका उपयोग इनको करना पड़ता है। ईमेल और जो भी स्टैंडर्ड होते हैं वो बाकी सबको फॉलो करने पड़ते हैं। मुख्य फर्क हो गया है कि इंटरनेट का यूजर है जो इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूजर है वो इंटरनेट पर नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखें। और इंटरनेट है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी, क्योंकि उनका खुद का है तो वहां वो एक्सेस है जो मिल जाएगा उनको। इंटरनेट और इंटरनेट है उसमें इस प्रकार से वो कहानी है जो सीमित कर दी है भाई, ये लोग हैं वो उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट में जो दोनों तरफ उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट है वो ज्यादा लोग चलाएंगे या इंटरनेट को ज्यादा लोग उपयोग करेंगे? इंटरनेट को सबल सी बात है, तो यही बात है जी आप बताना चाह रहा है। और इंटरनेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसके पीछे की कहानी है कि एक तो जैसे पूरी दुनिया उपयोग कर रही है, तो बहुत बार हो सकता है ना कि जैसे किसी दिन विशेष में लोग बाग ऐसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ऐसी समस्या है। इंटरनेट में ऐसी समस्या नहीं आएगी। उनको पता रहेगा कि अपने लगभग इतने कर्मचारी हैं, तो ये स्पीड सारे के सारे उपयोग करेंगे, तब भी ये अगर हम व्यवस्था रखेंगे तो कहीं अटकेगा नहीं। अब आगे बात करनी है अपने को किसके बारे में, बोलो? वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट खोलना, अपनी खुद की वेबसाइट कैसे खोल सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो क्या कहानी है, वेबसाइट वेब पेज खोलने से पहले उन घटकों के पीछे अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक हो उसकी अवधारणा है जो समझ लेते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। तो अवधारणा को समझने के हिसाब से ये पहले वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अपने को जानकारी दे रहे हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? सबके लिए उपलब्ध है जो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज हैं उनके यूआरएल द्वारा, ये यूआरएल शब्द है इसको भी ध्यान रखेंगे। कोई भी हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं ना, तो उसके लिए ऐसे बोलते हैं बहुत बार की मुझे उसका लिंक भेजना। जैसे ये लिंक भेजने से याद आया कि अपने जितने भी स्टूडेंट है RICIT के, उनकी खुद की एक आईडी है, लर्नर आईडी, जो मैसेज में आई होगी, और पासवर्ड भी आए होंगे उसके साथ के साथ ही। उसके लिए एक यूजर इंटरफेस होता है, उसका लिंक है जो आज भेज दूंगा मैं। वहां जाना है और डेली का 1 यूनिट है, जैसे अपने इसमें 15 यूनिट है तो डेली का जो कितने यूनिट, 1 यूनिट के कुछ प्रश्न आते हैं उसमें जो हल करने हैं अपने को। वही है जैसे अपन ऐप में टेस्ट दिया है कभी, वो आगे बॉक्स बना हुआ रहता है उसमें टिक किया और सबमिट किया और वो काम हो जाता है ऐसे। ये काम करना है तो वो लिंक जो भेजते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? URL, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। मतलब उस जहां से आपको जो एक्सेस मिलेगा उसको ये एक यूनिकनेस प्रदान करता है, उसी पे जाएंगे मतलब आप। वेब रिसोर्सेज हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा। हाइपर टेक्स्ट होता है बहुत सारे जैसे ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक ग्रीन कलर में नजर आया, उसको अपन क्लिक करते हैं तो वो कोई वेबसाइट वगैरह पे ले जाता है अपने को, तो उसको बोलते हैं क्या? हाइपर टेक्स्ट। आपस में जुड़े होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इनको एक्सेस किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर अरबों लोग हैं जो इंटरनेट पर इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करते हैं का मतलब क्या हुआ? जो भी पंचयी करना है वो सारा का सारा एक विशिष्ट वेब पेज को वर्ल्ड वाइड वेब वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। वहां जो भी स्पेशल सूचना वगैरह होती है वो वेब पेज कहलाएगी। इन वेब पेज को एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन पर रन होता है एक्सेस किया जाता है, जिसको वेब ब्राउजर के नाम से अपन जानते हैं। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स है, वेब नेविगेशन फीचर जैसे हाइपरलिंक आदि सब चीजें हैं वो मिलकर बनता है।
ये भी अपने को समझना है। वेब ब्राउजर के नाम बताओ एक दो देखे। हाँ, सफारी है सबसे मेन जिसका उपयोग होता है पूरी दुनिया में, गूगल क्रोम है जैसे। हाँ, सफारी भी इसमें आ जाएगा। याहू है, मोजिला फायरफॉक्स है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सब आज क्या है, वेब ब्राउजर है। और वेब ब्राउजर है, वहां पर यूआरएल है, कोई सा भी हम ओपन करेंगे तो वहां पर चले जाएंगे, और दुनिया भर में अलग अलग जैसे मान लो कोई एक अपने को फोटो चाहिए। फोटो किसका चाहिए, मान लो पीपीटी तैयार कर रहे हो कोई क्लास वगैरह की, और अपन कंप्यूटर की पीपीटी तैयार कर रहे हैं। इसमें एक जगह प्लॉटर शब्द आया था, प्लॉटर आउटपुट यूनिट है, डिवाइस है जैसे। तो प्लॉटर का फोटो अपने इस किताब में नहीं था, हम पीपीटी बना रहे हैं उसमें प्लॉटर का फोटो चाहिए, तो हम यहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, वेब ब्राउजर, और क्या सर्च करेंगे, प्लॉटर का फोटो, और खट से वो बहुत सारी वेबसाइट वगैरह बता देगा, हम वहां जाएंगे तो वहां वो चीज मिल जाएगी। इस प्रकार से कहानी है जो इसकी जुड़ती है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन वे समान नहीं है। इंटरनेट की कहानी अलग है और डब्ल्यू 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 की कहानी अलग है। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में मान सकते हैं अपन, कॉपर वाइबर वायर है, फाइबर है, ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन, ये सारी की सारी कहानियां हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक संग्रह है। जबकि डब्ल्यू 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 क्या है, सॉफ्टवेयर भाग के रूप में माना जाएगा, वेब पेज का एक संग्रह है। सारे के सारे वेब पेज है, उनको हमने एक जगह इकट्ठा कर रखा है, तो वो क्या हो गया, संग्रह हो गया। और इसके लिए हम एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें हाइपर लिंक चाहिए, या फिर क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। आजकल वैसे इसको बहुत इजी बना दिया है, जो भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कीवर्ड डालते हैं वो लगभग हमें शो कर देता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं में से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग, फाइल स्थानांतरण इंटरनेट सेवाओं के उदाहरण है। इंटरनेट पे क्या क्या सेवा मिलती है हमें, हालांकि हमारे लोकेलिटी में या हमारे जीवन में ईमेल का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा है क्या कोई जो रोज ईमेल करता हो, किसी को भेजता हो, नहीं है ना। ईमेल कंपनियां वगैरह है बड़ी, उनमें बहुत ज्यादा काम में आता है, या ये क्योंकि ईमेल में होता है एक यूनिक आईडी होती है व्यक्ति की, और थोड़ा सेफ भी होता है, और उसमें हम पीडीएफ वगैरह फोटो वगैरह भेज सकते हैं, तो उस हिसाब से इसकी बात कर रहा है। बाकी जो दुनियादारी है उसमें चैट है, तो इसमें तो खूब सारे अनाप शनाप ऐप आ गए आजकल, है ना। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मतलब नेट पे हम वेब पेज बना के, और कोई भी स्पेशल नॉलेज है जो हमारे पास है और लोगों को उसकी आवश्यकता हो सकती है, तो उसको हम जो वहाँ फीड कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आजकल वीडियो के रूप में ज्यादा हो गई वैसे, शब्दों के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, तो वो सब कुछ ये सारी सेवाएं हैं जो कहाँ से मिलेगी अपने को, इंटरनेट। तो हमने अभी बात की किसके बारे में, डब्ल्यू 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 के बारे में, और इसका अंतर देखा हमने इंटरनेट से। तो इंटरनेट तो ऐसा लग रहा है कि यह जो भौतिक रूप है, मतलब हार्डवेयर के रूप में है, और डब्ल्यू 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 क्या है, सॉफ्टवेयर के रूप में है, सारा का सारा संग्रह है वहाँ पर। अब बात करनी है वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट, तो इसमें शब्द को थोड़ा अलग करेंगे अपन, तो वेब, वेब है जो शब्द अलग है, और साइट का मतलब होता है जगह, स्थल, है ना। और उसी को थोड़ा डिटेल में जो बात कर लेते हैं अपन। वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों से संबंधित एक संग्रह है, साथ में एक पेज होता है जिसे जो होम पेज कहते हैं। ये होम पेज शब्द है जो सबको पक्का याद होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट है उसमें हमेशा गारंटी के साथ है जी एक पेज मिलेगा शुरू में, और वो कहलाएगा क्या, होम पेज। वहां से अपन आगे उसमें जहाँ पे इंटर करना हमें वहां जा सकते हैं। एक होम पेज वो पेज होता है जो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है, ठीक है ना, इसीलिए नाम क्या रखा उसका, होम पेज। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है, आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस देता है, शुरू में जो मिलेगा तो वो वेब पेज का एड्रेस मिलेगा। होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं, वहां से आपको जो जैसे कभी फॉर्म वगैरह भरा हो, कुछ भी काम किया हो, कहीं भी कुछ कोई वेबसाइट वगैरह है वो एक्सेस की हो, तो उसमें एक साइड में तीन डॉट लगी हुई है, वहां क्लिक करते हैं तो वहां बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और हम आगे जा सकते हैं। या एक इस प्रकार के वो तीन बार भी रहती है एक साइड में, वहां से भी अपन है जो उसके अंदर और कोई सा पेज हो, कोई सी भी जानकारी हो, वहां उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से कई काम किए जा सकते हैं, और काम तो है ही है, जो जिस वेबसाइट की कहानी है वो पूरी, जैसे हमें किसी एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो एग्जाम का फॉर्म ऐसे ही नहीं भर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफाइड क्या होगी, वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हालांकि हम जो फॉर्म भरवाते हैं कहाँ से, ई मित्र वगैरह पे जाके, तो हम इतना बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन सिस्टम वही रहता है कुल मिलाकर। वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको उसकी, और उसके बाद आगे आगे से आगे जो भी प्रक्रिया है वहाँ, और फोटो वगैरह भी दे रखे हैं, जैसे मान लो ये कोई एक वेबसाइट है, उसका जो होम पेज का फोटो बता रखा है। संगठन का कार्य हो सकता है, आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे।
कोई भी वेबसाइट होती है तो उसके पीछे जो कोई एक स्पेशल विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, या एक स्पेशल टारगेट होता है कि हमारा जो ये वेबसाइट है इस पे आके आप ये काम कर सकते हैं। जैसे फोटो है ना, तो गेटी इमेज है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, तो उनका एक ही टारगेट है, दुनिया भर के फोटो उन्होंने वहां सेव करके रखे हैं। अपने को जो भी वहां से चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे ये विभागीय वेबसाइट है वो तो नहीं है। अपन एसएसओ नाम सुना, सिंगल साइन ऑन, हमारी मतलब खुद की एक वो आईडी होती है, उससे अपन लॉग इन करते हैं। तो गवर्नमेंट की खूब सारी वहाँ स्पेशल वेबसाइट आती है, जहाँ भी जैसे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो उसमें अलग वेबसाइट आ जाएगी। आपको आरपीएससी का फॉर्म भरना है तो उसकी आरपीएससी की अलग वेबसाइट आ जाएगी। या आपको कर्मचारी चयन बोर्ड का फॉर्म भरना है तो उसकी वो सारी कहानी इसमें आ जाएगी। वो स्पेशल उद्देश्य के लिए समर्पित वेबसाइट होती है ना। और वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल कर सकते हैं। ये भी कहानी है जो अपने को समझनी है। जैसे मान लो एक वेबसाइट है अपने कोचिंग की, मान लो दिशा क्लासेस सोएपुर की वेबसाइट है, ठीक है। वहां आप गए और वहां आपको कोई एक स्पेशल है जो, मान लो कोई एक कंटेंट है वो पढ़ना है, बहुत स्पेसिफाई है। और अब यहाँ क्लास में आप लोगों में से किसी ने कहा कि भाई हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। अब कोई हो सकता है कि कोई कॉलेज वगैरह है उसका एडमिशन चाहिए, या तो कॉलेज की जैसे एक सूची है और वो किसी और जगह है, तो उसके लिए हम हो सकता है यहाँ जैसे छोटा सा कोई ब्लॉग वगैरह ऐड करें, और उस सूची के लिए एक है जो, उसको अपन ये जो शब्द आया ना हाइपर लिंक, ये उसको वहां से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, व्हाट्सएप में बहुत बार जैसे यूट्यूब में वीडियो है, हमें व्हाट्सएप पे भेजा तो उसमें एक वो लिंक भेज देते हैं, तो उसको क्लिक करते हैं अपन कहाँ रिडायरेक्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पे चला जाए, वहां जाके और देख सकते हैं। वो कहानी है जो किसी भी वेबसाइट वेबसाइट पे की जा सकती है। वेब पेज को अलग अलग आकार के कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा जो देख सकते हैं, वो एक्सेस वाली कहानी है। कहाँ कहाँ देख सकते हो, तो कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, पीडीएफ हो, अपना मोबाइल तो है ही है। और इसको एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है, रखा जाता है, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे एच टी टी पी, इसका फुल फॉर्म है जो अपने को याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे इसको? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है, तो जहां पर उसको रखा जाता है उसको जो एच टी टी पी कहा जाता है। ये भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो अपने को ध्यान रखना। और इसको जो पहले थोड़ा सा हमने बात भी की थी, जैसे ये सारे के सारे शब्द है ना, इनमें से कोई एक शब्द है उसको थोड़ा ग्रीन कलर दे रखा है, और उसको जो लिंक के रूप में बना देते हैं, उसको टच करने पर वो जो अलग वेबसाइट पर ले जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं एचटीटीपी। वेबसाइटों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है कौन सी? डायनेमिक। स्टैटिक साइटों की जानकारी है जो हमेशा कैसी होती है? स्थिर होती है, यूजर को संवाद की अनुमति वहां नहीं मिलती है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट है जो 2.0 कैटेगरी में आती है, और साइट ओनर और साइट फॉलोअर्स के बीच में जो वहाँ थोड़ा कम्युनिकेट हो सकता है। हमें जो वहाँ अपने कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारियां वगैरह है, तो कभी हो सकता है प्रॉपर यूजर के रूप में हम जाते हैं तो वहाँ अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो जो अनुमति देता है। यूआरएल, अब यूआरएल के बारे में बात करनी है, तो फुल फॉर्म याद रखना। क्या है बोलो फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने यूनिफाइड बोला था, है ना, वो शब्द भी सही है, यूनिफॉर्म या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स का मतलब हो गया जो भी संसाधन है, लोकेटर का मतलब उसकी लोकेशन बताने वाला। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है, एक वेब रिसोर्स का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है कि भाई ये चीज है जो आपको काम मिलेगी, और उस तक पहुंचने के लिए जो इस्तेमाल होता है। यूआरएल वेब पृष्ठों में ये एचटीटीपी है, इसको भी आगे जो डिटेल में देखेंगे अपन। संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है, और ये फाइल स्थानांतरण है, ईमेल है, डेटाबेस एक्सेस है, इनमें भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। वेब पेज के यूआरएल को एड्रेस बार में जो शो किया जाता है, एड्रेस हो गया एक तरीके से, पता हो गया ये। और ये पूरा का पूरा जो यूआरएल चलाएगा इस प्रकार से एचटीटीपी का अभी हमने बात की थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर डब्ल्यू की फुल फॉर्म की भी बात की थी, वर्ल्ड वाइड वेब है। उसके बाद ये डॉट, एड्रेस, डायरेक्टरी, फाइल नेम, ये इस प्रकार से जो यूआरएल बनता है। और जो भी यूआरएल बनता है तो उसमें जो प्रोटोकॉल होता है वो सबसे पहले रखा जाता है। तो एचटीटीपी जैसे प्रोटोकॉल हो गया। सब डोमेन क्या है, तो ये कहाँ सेव किया जा रहा है, तो डब्ल्यू पर। उसके बाद डोमेन नेम की अभी हमने जस्ट बात की थी ना, कोई भी कंपनी है, वेबसाइट वगैरह है, उसका नाम होता है वो। और डॉट कॉम, ये डॉट कॉम है ना, इसको टॉप लेवल डोमेन है, जैसे जहाँ से हम जो खरीदते हैं उस समय इसको फिक्स किया जाता है। जैसे ये डॉट कॉम है, इसकी जगह है जो डॉट
GOV भी हो सकता है, और भी हो सकता है खूब सारे, .ARM हो सकता है, डॉट इन खूब जगह सुना होगा, है डॉट इन, है ना, .com सुना, वैसे डॉट इन होता है। जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट वगैरह होती है तो उसमें क्या लिख देते हैं वो, डॉट GOV या GOVT जो भी है वो लिख सकते हैं। और भी है इंटरनेट के लिए ही है तो वो है, ये कॉम लिखा है इसका मतलब समझ जाओगे कमर्शियल है, ठीक है ना, वाणिज्यिक है। और फिर आगे लिखा फाइल पाथ, कोई स्पेशल वहां जाना है अपने को तो स्लेश करके, ये जो इस प्रकार से बनाते हैं इसको बोलते हैं क्या, इंटरनेट की भाषा में स्लेश, उसके बाद वो लिख देगा। और इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना यूनिक यूआरएल होता है, जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंचते हैं, यूआरएल है तो वहां तक पहुंच सकते हैं। और ये एक प्रोटोकॉल एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और एक फाइल नेम को इंगित करता है। तो यहाँ से, अब हम RSCIT पढ़ रहे हैं वैसे, लेकिन RSCIT के बीच में भी कुछ और बातें करनी पड़ती हैं अपने को, तो कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अपने रीट वगैरह के, या जो राजस्थान पुलिस है या CET के एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट बैठेगा उसमें ये एक नाम दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रश्न में दे देंगे, और इसमें कहीं एक जगह अंडरलाइन कर देंगे, और फिर पूछ सकते हैं अपने से कि भाई ये किसको बताता है, चार ऑप्शन दे देंगे। तो अपने को पता होना चाहिए, ये HTTP के बारे में अभी हमने बात की थी, ये प्रोटोकॉल है, क्या है बोलो, प्रोटोकॉल है ना। और ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है जी, क्या है, डोमेन नेम, क्या है बोलो, डोमेन नेम। ये दोनों जो अपने को बहुत अच्छे से प्रॉपर पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी फाइल पाथ वगैरह और सारा वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल का नाम हो गया और ये डोमेन नेम का हो, और ये सब डोमेन वगैरह है, इससे जो रिलेटेड कोई प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन ये दोनों तो अपने को पता होने ही चाहिए। वैसे इसमें बहुत प्रॉपर है जो समझा रखा है, तो ध्यान रख लेना। HTTP नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या है, प्रोटोकॉल है, क्या है बोलो। और डोमेन नेम है जो www के जस्ट बाद में होता है, जैसे गूगल लिखा हुआ है या google.com लिखा हुआ है, तो गूगल लिखा हुआ है या गूगल क्या है बोलो, डोमेन नेम। क्लियर है ये बात। हाँ, ये कुछ यहाँ पर अपने पास है जो क्षेत्र है, मतलब जो टॉप लेवल हम बोलते हैं उसको, वो .com है, तो .com है वो कमर्शियल है ना, व्यवसायिक है, और ये ज्यादातर उपयोग आ रहा है किसके, व्यापार के। .edu लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस सेगमेंट से है, एजुकेशन से है, ठीक है, कॉलेज वगैरह जो भी कोचिंग हो गए सारे। और .gov लिखा है, इसका मतलब ये किसका है, गवर्नमेंट से संबंधित है, और गवर्नमेंट जो अपने राज्यों की सरकारें हैं, देश की सरकारें, वो अपनी जो भी वेबसाइट चलाती है। .network, तो वो नेटवर्क से रिलेटेड हो गया, नेट से अपन समझ जाएंगे, है ना, नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं वो सब है, जो अपनी जो भी वेबसाइट होती है, डोमेन नेम होता है उसमें, सब डोमेन या टॉप लेवल डोमेन है वो रखते हैं .net। या कोई संगठन है जिसे, तो ORG लिख देता है, ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर लाभकारी होते हैं, या और कोई भी संगठन है तो उसके वेबसाइट के बाद में क्या जोड़ते हैं वो .org। ये तो क्लियर हो गया ना। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, वो पूछेगा ऐसे अपने कि भाई ये किस फील्ड में है, अगर जैसे ये पूरा नाम दे देगा .net या .गवर्नमेंट जो भी है, और ये संबंधित है फिर किसी देश की सरकार से, किसी वाणिज्यिक संस्था से, किसी शैक्षिक संगठन से, इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, डॉट के बाद लगा हुआ। और ये अपने सामान्य जीवन में भी काम की चीज है, कोई भी वेबसाइट हम देख रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट किससे रिलेटेड है, इससे। डोमेन नेम सिस्टम, अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका होता है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवा या किसी भी इंटरनेट की निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके पीछे है, क्योंकि दुनिया में कितने अभी वेबसाइट होंगे, अनुमानित बताओ देखो, कितनी वेबसाइट होगी, लाखों करोड़ों। अब अपने को किसी एक विशेष स्पेशल जगह पर जाना है तो वहां जाने के लिए फिर वो एक विशेष नाम भी जरूरी है, और वो हमारे लिए थोड़ा इजी रहे इस कारण से ये डोमेन नेम, जैसे .com है तो वो जल्दी है जो कॉम वाली है उस तरफ ले जाएगा। और IP, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, IP शब्द हमने और जगह भी देखा है, शायद उसको हमने इंटरनेट सर्विस ISP लिखा हुआ था, या क्या है ये, IP। IP को कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तुरंत है जो उसको चेंज कर देता है, और जो भी उसकी दुनिया है वेबसाइट की वहां हमने ले जा सकता है अपने।
अब जैसे ये वो उदाहरण दे रखा था हमने, इसका आईपी एड्रेस है वो जो अंकों में हो जाएगा, 198, 105, 232, ये इसको चेंज करके और भेजेगा। तो ये क्या है बोलो, इसको बोलेंगे अपन आईपी एड्रेस, और इसको क्या बोलेंगे बोलो, डोमेन नेम। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे वो था डोमेन नेम सिस्टम। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, डीएनएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, तुरंत प्रभाव से किसी एक विशेष वेबसाइट वगैरह पे जाना है आपको, तो वहां पर किसकी आवश्यकता रहेगी, डोमेन नेम सिस्टम की आवश्यकता रहेगी, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। अब बात करनी वेब ब्राउजर की, वेब ब्राउजर के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता क्लास में रहेगी नहीं, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से सब जानते हैं। जानते हैं क्या, जहां से हम सर्च करते हैं वो सारे के सारे वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्या है बोलो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट लोकेट करने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। जैसे इमेज हो, वेब पेज हो, वीडियो कंटेंट हो, सारी की सारी दुनिया भर की चीजें हैं जो यहाँ अपने को मिल सकती हैं। यूजर यूजर के इंटरनेट, मतलब अगर यूजर के पास इंटरनेट है तो उसके कंप्यूटर पर इसको अपन रन कर सकते हैं। ब्राउजर वेब सर्वर को संपर्क करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, क्या करेगा बोलो, रिक्वेस्ट करेगा जो भी हम सर्च करेंगे उसको, और वहां से सूचना प्राप्त करके और ब्राउजर है वो जो उपयोग करता है उसके वहां कंप्यूटर पर डिस्प्ले करेगा। आज के ब्राउजर अति आधुनिक है, पूरी तरह से कार्यात्मक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेज, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट, अन्य तरह के कंटेंट को प्रोसेस और शो कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक यूजर इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस, बैकएंड, नेटवर्क और डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसको प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस करना होता है। ये सारी की सारी दुनिया भर की चीजें हैं वो उसके अंदर रहेगी। अब यूजर इंटरफेस है वो तो कहाँ है, हमारे सामने स्क्रीन पे, उसको बोलेंगे क्या, यूजर इंटरफेस। उसके बाद लेआउट इंजन, लेआउट का मतलब होता है उसकी बनावट वगैरह। जैसे गूगल है तो गूगल में ऐसे देखा होगा एक इस प्रकार का है, वो थोड़ा वहां क्लिक करते ही वो जो काम शुरू कर देता है, वो एक तरीके से उसका लेआउट हो गया। रे, रेंडरिंग इंजन, उसको जो तुरंत प्रभाव से, आजकल तो वैसे एआई आ गया, एआई है तो और ज्यादा फास्ट काम कर लेता है, बाकी उसको कनेक्ट करना, कीवर्ड वगैरह होते हैं उसको, जावास्क्रिप्ट। अब ये है जो उसमें जो लैंग्वेज वगैरह होती है उसके लिए स्क्रिप्ट होती है वो जावास्क्रिप्ट कहलाती है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का मतलब उसको बदलना, जैसे हमने जो पूछा है, मान लो जैसे अपने कोई यहाँ का लोकल आदमी है वो डिंगल में बिल्कुल लिखेगा, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सेस करने के हिसाब से जो अंग्रेजी वगैरह है उसके जो भी कीवर्ड होते हैं उसमें जो वो इंटरप्रेट करेगा। यूजर इंटरफेस बैक एंड, बैक एंड का मतलब जहां उसको पहुंचाना है, सर्वर वगैरह जो भी, और उसके लिए जो भी इंटरनेट वगैरह है, डेटा कंपोनेंट्स है, वो सारी की सारी दुनिया भर की चीजें मिलती है और क्या बनाती है बोलो, वेब ब्राउजर। अधिकांश प्रमुख वेब ब्राउजर के यूजर इंटरफेस में कुछ अवयव होते हैं जिनके नाम अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग हो सकते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। बैक व फॉरवर्ड बटन हो सकता है, आगे जाना नहीं जाना, सर्च ऑप्शन, क्रम से वापस पिछले या रिसोर्स में जाने के लिए होता है। एक रिफ्रेश या रीलोड बटन, रिफ्रेश तो सुना ही है सब, बहुत बार कोई वेबसाइट नहीं चल रही होती तो वो आ जाता है रिफ्रेश करें, तो उसको रिफ्रेश करना है तो वो बटन भी होता है। मौजूदा रिसोर्स को फिर से लोड करने के लिए एक से दो बार डाउनलोड करना, जैसे कुछ। एक शो बटन भी होगा, अगर आप लोड कर रहे हैं उसी में आ जाता है, एक बहुत बार इस प्रकार का चक्कर सा बना हुआ होता है उसमें इस प्रकार का, उसको अपन है जो क्लिक करते हैं तो वो रोक देता है उसको। होम बटन होता है, होम पेज पर जाने के लिए एक साइड में इस प्रकार का देखा होगा, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, अपने इसमें भी है, उसको होम बटन कहेंगे। ये समझ में आया क्या बोलो, अब उसको लग रहा बंद ही हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। एक एड्रेस बार जो वांछित रिसोर्स या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है, तो वो एक बार होती है, अभी हमने बात की थी। इनपुट शब्दों के लिए एक सर्च बार, कुछ ब्राउजर में है जो उसको जो सीधा सीधा कंबाइन करके दे देते हैं। और स्टेटस बार जो रिसोर्स या पेज को लोड करने की प्रोग्रेस दर्शाती है। बहुत बार होता है ना कि कोई हम लोड कर रहे हैं तो पूरा मोबाइल में जब ऐसे देखोगे तो मोबाइल में ऊपर यहाँ एक लाइन आती है, धीरे 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 इससे आगे बढ़ती है और जैसे पहुंचती है और वो लोड हो जाता है पूरा। व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो के भीतर वेब पेज का दृश्य है जो अपन देख सकते हैं वहाँ। और हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सोर्स है वो देखने की क्षमता भी इसमें रहती है। वो बहुत सारे हैं जो इस प्रकार के लिंक वगैरह आते हैं, उसके लिए होता है HTML। क्या होता है HTML, इसको भी फुल फॉर्म को इसकी को याद रखना अपने को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रमुख ब्राउजर में एक वेब पेज के भीतर सर्च करने के लिए और है जो अलग से अपन सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे गए उसमें भी और कहीं कोई उस वेबसाइट के अंदर कुछ ढूंढना है तो उसके लिए भी सर्च बार में मिल जाएगा।
अधिकतर ब्राउजर HTTP सिक्योर को सपोर्ट करते हैं और वेब केस डाउनलोड हिस्ट्री ब्राउजिंग हिस्ट्री को नष्ट करने के लिए त्वरित और आसान तरीके प्रस्तुत करते हैं। ये सब भी सुना होगा। हिस्ट्री ये काफी, जैसे हमने जो आज से 10 दिन 20 दिन के अंदर अंदर गूगल पे क्या सर्च किया था या यूट्यूब पे क्या वीडियो देखा क्या है, वो पूरी कहानी है जो उसमें सेव रहती है और लोग बाग है जिसको डिलीट भी कर देते हैं। तो उसके लिए भी आजकल जो इसमें प्रॉपर ऑप्शन देते हैं, यही कहना चाह रहा है ये। अब ये ब्राउजर के कुछ फोटो हैं, इनको अपने को जो है याद रखना है। सबसे जाना पहचाना कौन सा लग रहा है? क्रोम ही है ना। ये मोजिला फायरफॉक्स का है। ये ओपेरा नाम सुना क्या? आगे नाम भी मिल जाएंगे वैसे। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये। दो सबसे लोकप्रिय ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो बना हुआ है इधर, और माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में तो अभी हमने बात ही की थी, जो नवीनतम है विंडोज 11 में जो काम करता है, जिसमें कोर्टाना लगा हुआ है, वो वॉइस रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। और गूगल क्रोम का ही है, जिंदाबाद है, सबसे ज्यादा यूज होता है। अन्य प्रमुख है उसमें फायरफॉक्स है, अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह है उसके लिए कहा जाता है। हाँ आगे देखो, यहाँ एक क्रोम ब्राउजर है, उसका उपयोग करके और किस प्रकार से आप सर्च वगैरह करेंगे, तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी वैसे तो जानते हैं सब, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। ये HTTPS, तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। HTTP की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वितरित सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए जो डेटा संचार का आधार इसको माना जा सकता है। क्रिएटेड टेक्स्ट होता है, हाइपरलिंक का उपयोग करता है। HTTP है जो हाइपर टेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। अब बहुत जगह ये शब्द आ रहा है बार बार, प्रोटोकॉल, तो कुछ को लग रहा होगा कि ये शब्द भी तो समझ में आना चाहिए ना कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये इसमें अखबार वगैरह में कभी न्यूज देखी होगी, कहीं किसी और देश का लीडर है जो अपने यहाँ आता है, या अपने यहाँ का कोई लीडर वगैरह जाता है, या कोई भी जैसे बड़ा लीडर है जो आ रहा है, मतलब उससे जो थोड़ा डाउन साइड वाला व्यक्ति है या कर्मचारी वगैरह है, उसका मालिक वगैरह आ रहा है, तो वहां पर उनके जो मिलते हैं तो थोड़ी बातचीत करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है सबका, स्वागत वगैरह करना, जैसे वो वाली कहानी। वही प्रोटोकॉल लगभग यहाँ भी, यहाँ पर जैसे उसको हमने हाइपर टेक्स्ट बना दिया है ना, तो जैसे ही वो होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने जो अपने वेबसाइट वगैरह ब्राउजर वगैरह है उस रूप में स्वागत करेंगे कि हाँ इसको उस वेबसाइट तक पहुंचाना है, तो तुरंत वहां पहुंचाएंगे। इसी कारण ये प्रोटोकॉल शब्द है। IP शब्द भी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हम कोई डोमेन नेम वगैरह है उसके साथ ही उसको देख रहे थे कि ये IP एड्रेस में बदलता है। इसका मतलब इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है। आप जैसे आपको लगता है कि किसी वेबसाइट पर जाना है, तो उसके लिए आपके पास जो, या तो आप सर्च बार में जाएंगे और उसको टाइप करेंगे और उसका जो सामने बहुत सारे शो आ जाएंगे, तो उसमें नाम लिखा हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा एक कोई है जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट पे ले जाएगा। यानी वो एक इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है कि ये प्रक्रिया है जो होनी ही चाहिए। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रक्रिया प्रोटोकॉल के रूप में है जो HTTP काम करता है, वहां अनुरोध करता है कि इस वेबसाइट पे ले जाना है इसको। वेब सर्च करना, अब ये इसमें एक फोटो था, इसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये जरूर सबने देखा, अपना रिजल्ट वगैरह आता है, कुछ भी जो भी हमें कोई भी सूचना चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी कुछ शब्द अटक गए अपन, तो मीनिंग इसका इन हिंदी, मीनिंग इन हिंदी सर्च करते हैं इसमें। वही कहानी है, ये गूगल के लिए है। टास्क बार वगैरह है जो इधर बता रखी है, और इसमें यहाँ पर वो एक बना हुआ रहता है ना कुछ, जहाँ पर जाके अपने को टाइप वगैरह करना रहता है। अब बात कर रहे हैं अपन वेब सर्च करना। वेब सर्च करना सूचना प्राप्ति का एक तरीका हो गया, और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित है, आपको जो भी चाहिए उससे रिलेटेड है, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? जैसे आपको जो चाहिए एग्जैक्ट वो नहीं मिलता है, एक बार सर्च करने के बाद दो चार वेबसाइट आगे पीछे आपको करनी पड़ती है ना। और इसमें भी होता है, जैसे मान लो आपको उससे रिलेटेड कोई फाइल विशेष ही चाहिए, तो पहले जानकारी नहीं थी, तब भी अपन ये काम कर सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं फाइल टाइप, क्या लिख सकते हैं? फाइल टाइप और डॉट डॉट, और इसके बाद जैसे आपको PDF चाहिए तो PDF सर्च करें। अब जो भी आपको फाइल चाहिए थी वो इधर लिख दी, उसके बाद लिखा फाइल टाइप, उसके बाद दो डॉट बिना स्पेस दिए, ठीक है, फिर बिना स्पेस दिए PDF लिखा, तो फिर आपके सामने जितने भी जो सर्च करने के बाद जो ऑप्शन आएंगे ना कि ये हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन, तो उसमें सारी की सारी PDF फाइल आए। अगर आपको टेक्स्ट देखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो,
है ना। डॉक्यूमेंट्स में देखना तो डीओसी लिख दो, इमेज जेपीजी चाहिए तो यहाँ जेपीजी लिखो, तो सारे के सारे जो जेपीजी है वही शो करेगा। ये इसमें सर्च करने का, थोड़ा फास्ट सर्च करने का एक तरीका होता है। सर्च इंजन, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, और कहाँ पर कनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड वेब से। वो सूचनाएं हैं जो आप खोजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सर्च इंजन चाहिए। सर्च रिजल्ट को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में है जो शो किया जाता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज उसको कहा जाता है, शुरू में जो शो होते हैं। सूचना वेब पेज, इमेज, अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण है जो हो सकती है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरी से भी डेटा माइन करते हैं। माइन का मतलब खोजना, ठीक है, खनन करके निकाल के ले आना। हाँ, सर्च इंजन में जिंदाबाद है कौन सा, गूगल। अब ये नाम ध्यान रखने अपने को, लिंक्डइन है, जैसे बीइंग है, ये सब सारे के सारे क्या है, सर्च इंजन। एक सर्च इंजन वास्तविकता में एक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है: वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, और इंडेक्सिंग है, और सर्चिंग है। और सर्चिंग में भी देखा होगा कभी, जैसे आपने जो गूगल पे कुछ सर्च किया, तो एक तो ऑप्शन आता है ऑल का, एक आता है इमेज का, एक वीडियो का आएगा, और भी बहुत सारे हैं। वेब क्राउलर क्या है, जो देखो, इंटरनेट बोट है, क्या है ये, बोट है। ये नाम सुने होंगे टेलीग्राम वगैरह पर, इस पे बहुत ज्यादा सुने होंगे, बोट, ऑटोमेटिक खुद जो काम करता है। वेब इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से है जो ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वेब कंटेंट या दूसरी वेबसाइटों के कंटेंट अनुक्रमण को अपडेट करने के लिए किया जाता है। क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत करता है, फटाफट से उसको जो सामने लिया था। और डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता और आधुनिक कुशलता से है जो सर्च किया जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ, गूगल, गूगल के साथ लिख दिया इंडिया। वैसे गूगल कंपनी कहाँ की है बोलो, अमेरिका की है। इंडिया में काम कर रहा है तो गूगल इंडिया। अभी अपन सर्च करते हैं तो अपने को भारत से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारियां मिलती हैं, सर्च करते हैं उस समय, कारण है क्योंकि वो उसको स्पेसिफाई कर रखा है। इंडेक्सिंग क्या है, देखो, इंडेक्स वैसे सब सबने सुना है, एक सारणी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स, है ना। तो उसी से रिलेटेड जो कहानी है वो इंडेक्सिंग। वेब पेज पाए गए सम्मिलित कीवर्ड को परिभाषित कर सकने वाले टोकनों को उनके डोमेन नाम, एचटीएमएल फील्ड वगैरह है, और उनको सबको जो सार्वजनिक डेटाबेस में है जो ढूंढ देता है, वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। एक शब्द भी आप सर्च करोगे ना, तो उससे रिलेटेड सारी कहानी के आसपास आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो इंडेक्सिंग करके तैयार रहता है। अब इसमें नाम दे रखे हैं, ये सब क्या है बोलो, याहू, बीइंग, गूगल, ये सब क्या है, सर्च इंजन। क्या है बोलो, सर्च इंजन। याद रह जाएगा, पूछ ले कि ये क्या है, तो अपने को याद होना चाहिए कि ये क्या है, सर्च इंजन है। और ये रीट में पहले पूछा भी गया भी है प्रश्न, तो अपने को समझना है कि यहाँ चीजें महत्वपूर्ण है, सारी ध्यान होनी चाहिए। गूगल सर्च, जिसे सामान्यतः गूगल वेब सर्च या गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, बोलते हैं इसे गूगल कर दो। गूगल इनकॉर्पोरेशन का एक वेब सर्च इंजन है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। अब परीक्षा में आ जाएगी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो क्या बताओगे, गूगल। हर रोज 30 करोड़ से अधिक सर्च किए जाते हैं। कितने करोड़, 30 करोड़। वैसे ये संख्या आगे बढ़ चुकी होगी। गूगल के सर्च रिजल्ट पेज का ऑर्डर पेज रैंक नामक पेटेंटेड प्रायोरिटी है, रैंक एल्गोरिदम पर आधारित है। एक शब्द ये भी है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम नाम सुना, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, गणित में पढ़ा, क्या पढ़ा, एल्गोरिदम का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताओ, जितना पता है, मतलब बहुत मामूली बताया वो बता दो। हमने केवल नाम सुना है, हमने ऐसे उसमें कभी नहीं सोचा था जब नाम सुना था कि हमें कोई ऐसे पूछेगा कि एल्गोरिदम क्या है ना। अब यहाँ अपने कंप्यूटर की जो दुनिया है, इसके एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई वेबसाइट है, कोई एक वीडियो है, मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं सर, तो यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देखा, और बहुत बार ऐसे होता है, यूट्यूब पे ज्यादातर अपन जो कमेंट नहीं करते हैं, मतलब वहां कमेंट नहीं करते हैं जो बढ़िया है, मतलब कोई अच्छी बात बताई है या अपनी क्लास वगैरह है उसमें कोई मास्टर है उसने पढ़ाया है, वहां अपन कमेंट नहीं करते। अपन का मतलब मैं संबोधित कर रहा हूँ सारी दुनियादारी, ठीक है, ऐसे मत सोच लेना हम तो कभी ऐसे कमेंट ही नहीं करते, हमें क्या लेना देना इससे। लेकिन जो भी लोग बाग हैं उनकी कह रहा हूँ, टेंडेंसी की कह रहा हूँ। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे कोई एक वीडियो है और उसमें कोई व्यक्ति आया है और उसने कोई एक कहानी सुनाई, वहां पर कोई बातचीत की, या पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात की, या कोई भी मतलब किसी कोचिंग वगैरह के बारे में बात की, जो भी, और वो हम पसंद नहीं करते हैं, वो चीज हमें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और वो उसकी बढ़ाई कर रहा है,
तो अपन जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख के आते हैं। सही बात, ये नॉर्मली जो क्लास में बैठे हैं वो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जैसे वेले बैठे रहते हैं, उनका काम ही है। और फिर क्या होता है, वो एल्गोरिदम है ना, वो उस चीज को कनेक्ट करता है कि यार इस आदमी को मतलब इस वीडियो में बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर उसको वो उसी प्रकार की चीजें हैं जो सामने शो करने लगे। अब बहुत बार है जो यूट्यूब वगैरह चलता है, वीडियो देखते हैं, तो उसमें वो जो यूट्यूब पे जो भी बात कर रहे होते हैं वो ऐसे कहते हैं ना कि इसको लाइक करो, कमेंट करो, इस पे शेयर करो, ये करो। ये अगर लाइक करने की कह रहा है, सब्सक्राइब करने की कह रहा है, तो फिर इसका मतलब वो है जो किस में आना चाह रहा है, एल्गोरिदम में, ताकि कंप्यूटर जैसे अपन लाइक बटन दबाएंगे तो वो कंप्यूटर क्या समझेगा, ये इसको पसंद करता है, मतलब इसका मतलब ये वीडियो इसके समझ में आती है चीजें, तो फिर वो उसको बार बार उस रिलेटेड जो भी चैनल है उसके वीडियो ज्यादा बताएगा। ये एक एल्गोरिदम वाली कहानी है। जैसे अपन कुछ सर्च वगैरह करते हैं, एक दो बार हमने कोई स्पेशल चीज है जो सर्च की, और 2-5 दिन में 4-5 बार उसको हमने सर्च किया, तो अगली बार जब हम जाएंगे ना गूगल पे, जैसे टच करेंगे वो ऑलरेडी लिख के दे देगा कि ये सर्च करना है तेरे को पहले ही नंबर पे। तो इसका मतलब वो क्या है, एल्गोरिदम है। और ये बात है जो अभी अपने जो क्लास चल रही है उसका विषय नहीं था, फिर भी ये जो मैंने बात की कि एल्गोरिदम में कुछ ऐसी कहानी है, क्योंकि मेरे जानकारी में है। तो अपने को जो किस चीज से बचना है, जो भी दुनिया भर का नेगेटिव कंटेंट है किसी भी प्रकार का जो हमें पसंद नहीं है तो वो दिमागी स्तर पे रखना है, उसको दुनिया को जाके बताना नहीं है किसी कमेंट बॉक्स में कि मेरे को ये चीज है जो गलत है। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर वो आपको परेशान करेगा, मतलब जब भी आप मोबाइल में वो यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो वो फालतू की वीडियो वगैरह आएगी, तो और दिमाग खराब करेगी। और मुझे तो लगता है कि दिमाग खराब करने वाली प्रत्येक चीज है उसको क्या कर दो, बैन कर दो बिल्कुल। उससे इंटरेक्ट जितना अपन करेंगे ना वो उतना ही फिर नुकसान करती है, और खास तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई विद्यार्थी जैसे मान लो किसी एक समर्पित भाव से है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और बीच में वहां ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति जरूर थोड़ी है उसको कोई एक चीज ही पसंद आएगी, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, पार्टियां सबको अलग अलग अच्छी लगती हैं, एक्टर किसी को सबको अच्छा, मतलब अलग एक्टर नहीं जो भी, वो किसी को कौन सा अच्छा लगता है, किसी को कौन सा अच्छा लगता है। अपन गए जैसे कोई अपने को जो अच्छा लगता है उसकी बुराई कर रहा है, अपन गए उससे फाइट करने, फिर वो नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में घर करती हैं। और प्रत्येक चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, अगर हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो स्पेस क्रिएट करती है, और दिमाग में लिमिटेड फोकस होता है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और फिर स्टूडेंट है जो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो ऐसा प्रयास करना है कि ये एल्गोरिदम है इसमें अपने को उलझना नहीं है। हालांकि ये जो अलग समझाना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा अलग चला गया, लेकिन वापस आ जाते हैं। गूगल सर्च का मुख्य उद्देश्य वेब सर्वर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों में शब्दों की खोज करना है, ना कि डेटाबेस में उपलब्ध चित्र या डेटा को खोजना। कुल मिलाकर वो उससे रिलेटेड जो भी शब्द होता है ना उसको जो सर्च करके लिया था आपने। हाँ, आगे बात करते हैं किसकी, विकिपीडिया। अब ये विकिपीडिया नाम सुना होगा सबने। इसमें विश्व कोश शब्द लिखा है, इसके साथ में एक शब्द और लिखा है, मुक्त लिखा है, मुक्त लिखा है। मुक्त तो है ही है, मुक्त है ये, ठीक है, फ्री है। लोगों द्वारा सहयोगात्मक रूप से जो लिखा गया है, और जो लोग उपयोग भी करते हैं, विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो सहभागिता को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसको विकी कहा जाता है। मतलब विकी का मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ विकीपीडिया उसको शॉर्ट में विकी बोलते हैं। कर जाना, थोड़ी देर में हो जाएगा वैसे। ओके। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसके कई लेखकों के, हाँ किताब ले जाओ। कैसी वेबसाइट है ये बोलो। सहभागी यानी सारे के सारे लोग बाग मिलके और वहाँ काम करते हैं। कई लेखक हैं, उनके सतत सहभागिता के कारण है जो ये कंप्लीट होती है। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा संपादित करने, हटाने या संशोधित करने की अनुमति मिलती है। कितनी जबरदस्त बात है ये। कोई जैसे सूचना है जो गलत है, नेगेटिव है, उसमें कोई भी तो नेगेटिव है तो उसको जो अपन क्या कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। बहुत नेगेटिव या ऐसा पॉइंट है जिसको वहां होना नहीं चाहिए, तो उसको जो सही किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बहुत सारे लोग बाग हैं जो यहाँ मदद करते हैं, तो विकीपीडिया है उसमें काफी बढ़िया जो सुधार वगैरह किया जाता है। विकीपीडिया का इस प्रकार से वेब पेज होता है। ईमेल बनाना, अब ये बहुत सारी आसान आसान चीजें हैं। ईमेल बनाना का मतलब आपको किसी को जैसे ईमेल भेजना है तो उसको कैसे आप तैयार करोगे, वो जानकारी यहाँ पर है।
इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब इसका फुल फॉर्म है सबको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्या, जैसे मान लो ईमेल का फुल फॉर्म ही पूछा और वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन है उसमें इस प्रकार से लिख देंगे इलेक्ट्रिकल मेल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, या क्या कर देंगे, क्या को आधा करके सही इस प्रकार से जोड़ देंगे, फिर अपने जो लफड़ा हो सकता है। तो एक एग्जैक्ट याद रखना है, या लास्ट में आखिर क्या आया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आमतौर पर 1993 से ईमेल अथवा ईमेल, वो डेज भी आ सकता है बीच में, कोई समस्या नहीं। एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक राइटर है वो दूसरे तक पहुंचाता है, ये ईमेल है। इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क है जो इसमें काम करता है, उसी के सिस्टम में भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। आज का ईमेल सिस्टम स्टोर व फॉरवर्ड मॉडल पर भी काम करता है। स्टोर का मतलब हो गया सेव करना, फॉरवर्ड का मतलब हो गया उसी को अगर किसी और को भेज सकते हैं। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और यानी अगले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और अपने पास है जो सेव रखते हैं। उपयोगकर्ता को, प्राप्तकर्ता को एक ही समय पर ऑनलाइन होना है जो क्या है, जरूरी नहीं है। अनिवार्य लिखा है लेकिन आगे नहीं लिखा है, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास तो इंटरनेट चल रहा है अभी और मुझे किसी को ईमेल भेजना, सामने वाले ने मोबाइल है जो स्विच ऑफ कर रखा है, तब भी वो मैसेज पहुंच जाएगा, जब स्विच ऑन करेगा तो उसके इनबॉक्स में शो कर देगा। इंटरनेट ईमेल मैसेज तीन भाग होते हैं, एक तो संदेश एनवलप, क्या होता है बोलो, संदेश का एनवलप, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करता है, कम से कम ईमेल के मूल प्रेषक का ईमेल एड्रेस और प्राप्त करने वाले का एड्रेस है जो मिलता है अपने को, अलग अलग इस प्रकार की बार होती है, उसमें इनको जो सेव रखा जाता है, जिस भेजने वाले का पता, प्राप्त करने वाले का पता, फिर वो जहाँ जो मैसेज हमें भेजना है, कोई फाइल वगैरह अटैच करनी है तो वो लास्ट में अटैच होती है। इस प्रकार की एक ये जो प्रणाली होती है। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म में जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक और कई अन्य शामिल है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वसुंधरा जी समय के बनाया था एक ये, तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है वो तो कौन सा है, जीमेल। अपने यहाँ जितने बेटे हैं मोबाइल, हम कोई भी मोबाइल चलाते हैं तो उसमें जीमेल पहले क्लियर करनी पड़ती है, वो ईमेल आईडी है वो। किसी ईमेल एड्रेस का सामान्य प्रारूप है वो इस प्रकार से होगा, लोकल पार्ट एट द रेट डोमेन, इस प्रकार से बनेगा। एक विशिष्ट उदाहरण हो गया जैसे जो ये जे स्मिथ एट द रेट एग्जाम्पल डॉट और, इस प्रकार से बनेगा, डॉट कॉम बनेगा, डॉट जीओवी, जीमेल, जो भी। एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक तो सिंबल से पहले का भाग, ये जो इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं एट द रेट बोलते हैं, जो भी, इसको ध्यान रखिएगा। तो उससे पहले का भाग लोकल पार्ट जिसको बोल देंगे, मेल बॉक्स का नाम हो गया वो। और अक्सर है जो सीधा सीधा किसको बताता है, ये यूजर को बताता है, प्राप्तकर्ता को। जैसे कि जे स्मिथ लिखा हुआ था वहां पर, एट द रेट सिंबल के बाद का भाग है वो कहलाएगा क्या, डोमेन नेम। मेल बॉक्स के प्रबंधन, मैनेजमेंट, जैसे हम जीमेल है तो जीमेल वो एक कंपनी है वो मैनेज करती है सारा काम, इस कारण जीमेल है। ईमेल एक्सेस करना, एक्सेस कैसे होगा, तो एक्सेस के लिए भी यहाँ डिटेल है कि उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ईमेल लिखना और भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक बढ़िया और आसान तरीका है। टच बटन के माध्यम से आप जो अपने मित्रों, परिवार को कहीं भी जो समाचार भेज सकते हैं। हालांकि अब इसकी जगह रिप्लेस हो गए, व्हाट्सएप वगैरह ये है तो ये उपयोग करते हैं, तो इससे काम चलता है सारा। ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ईमेल को कैसे भेजना है तो अपन बात करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हो गया, एक सेटअप किया हुआ ईमेल खाता जिसमें ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। ईमेल आजकल तो एप्लीकेशन आता है मैसेज के लिए। एक ईमेल भेजने के लिए निम्न कदम है जो आप बढ़ाएंगे, अपने जीमेल जो भी एप्लीकेशन है उसमें एंटर करना है और डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। जैसे ही जीमेल पर ओके करोगे वहां पर इस प्रकार से ये डैशबोर्ड आएगा अपने सामने, जहां पर है जो अलग अलग जैसे इनबॉक्स लिखा हुआ है, सेंट है, आउटबॉक्स वगैरह है, कोई वो रुका हुआ है, तो इस प्रकार से जो भी हमें मैसेज मिले हैं उनकी एक सूची आ जाएगी। जो लेटेस्ट होता है वो सबसे ऊपर अपने को मिल जाता है। कंपोज पर क्लिक करें, कंपोज आएगा जैसे वो सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे, वहां जैसे क्लिक करोगे और वहां वो लिखने की अनुमति देगा, वहां अपन टाइप वगैरह कर सकते हैं। कोई फाइल वगैरह है उसको भी अपन अटैच कर सकते हैं। इसे अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिसमें कि वे मैसेज से अवगत हो तो आप सीसी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्पेशल बात है। यदि आप किसी अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके मैसेज से अवगत रहे तो आप सीसी या बीसीसी का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी, क्या है बोलो, कार्बन कॉपी, इसको याद रखना है। और बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस को जोड़ने का अर्थ है कि इस सूचना की प्राप्ति इस व्यक्ति या व्यक्ति को प्राप्त होगी, किंतु इससे
सभी देख पाएंगे, लेकिन यदि आपने जो इसे बीसीसी में डाला है तो उक्त ईमेल की एक कॉपी, जिसका एड्रेस आपने इसमें आपने भरा है, उसको भी प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे रिसीवर उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। अब ये बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे सीसी है ना, तो सीसी मान लो जैसे मैं ईमेल भेज रहा हूँ सारे अपने जितने विद्यार्थी हैं उनको, ठीक है, सबकी ईमेल आईडी मेरे पास है। अब मैंने जैसे सीसी के अंदर है जो उसको क्लिक करके वो सारे एड्रेस डाल के और भेजा है, तो जैसे मान लो एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है, सी है, डी है, ई है, सारे इनके पास वो मैसेज है जो चला गया। और जो ए विद्यार्थी, इसको ये भी पता रहेगा कि ये मैसेज बी, सी, डी और ई को मिला है। अब जैसे सीसी में तो ये प्रक्रिया है, अगर वो बीसीसी है, बीसीसी है इसका मतलब मैसेज तो सबको मिल गया है, लेकिन एक को ये पता नहीं चलेगा कि और भी किसी को भेजा गया। समझ में आ गई ना बात? उनके पास वो मेल एड्रेस नहीं जाएगा। विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट फील्ड क्या है? शीर्षक की तरह प्राप्त करता विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा जो प्रदान करेगा। जैसे ऐसे होता है ना कि हम 9वीं 10वीं क्लास में एप्लीकेशन वगैरह आती है अपने, तो प्रार्थना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल वगैरह का नाम जो भी आता है, उसके बाद विषय लिखते हैं। विषय क्या है? टीसी प्राप्त करनी है या शुल्क मुक्ति चाहिए? अपने शुल्क मुक्ति चाहिए, अपने बर्बादी है सिस्टम। तो वो यहाँ पर भी सुविधा है जो मिलेगी, अपन जो सब्जेक्ट देख सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। आपको ईमेल देखने और छांटने में कोई समस्या अगर नहीं होता है तो फिर गड़बड़ होती। मैसेज क्षेत्र ये है उसका पूरा, जहां पर संदेश लिखते हैं अपन। अब ये सीसी फील्ड और बीसीसी फील्ड है जो क्लियर हो गया है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है तो किसी और जाएगा ज्यादा को, लेकिन पता नहीं चलेगा, और सीसी है तो सबको पता चलेगा कि ये किस चीज को भेजा गया। ये इसमें ऑप्शन होते हैं, ये सेंड का ऑप्शन है, ये एक पिन सी बनी हुई है, अपन कोई भी फोटो वगैरह पीडीएफ फाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं इसमें। हाँ, अगर आपने ईमेल भेजा है तो वो कौन से फोल्डर में नजर आएगा? सेंट में, ठीक है ना। ये भेजे गए हैं वो सारे के सारे वहां सेव रहेंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये जैसे उसमें जितने भी वो ऑप्शन होते हैं वो आ गया। इनबॉक्स है, स्टार्ड है, स्टार्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपको 100 बात के अलग अलग जगह से ईमेल आते हैं, उसमें से दो चार है जो फेवरेट है, मतलब वो काम के हो सकते हैं आपके, तो उसको आप स्टार लगा के यहाँ सेव रख सकते हैं, है ना। और वही कहानी है, कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट है ये सेंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने जितने भी मेल भेजे हैं वो कौन से फोल्डर में मिलेंगे? सेंट में। ड्राफ्ट वगैरह बना रखे हैं। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एक खाका तैयार कर लिया जैसे ऑलरेडी आपने, और मान लो जैसे अभी आपने ईमेल है जो तैयार करके रखा है वो भेजना 2 4 दिन बाद में है, तो पहले से उसको तैयार करके रखते हैं तो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। हाँ, ये तो क्लियर हो गया ना सबके? बोलो रे। एक ही व्यक्ति को भेजना है तो ये आ गया टू, बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है और उनको आपस में पता चलना चाहिए कि इनको मैसेज मिला है तो सीसी, और बहुत सारों को भेजना है और पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि और किसको गया तो वो बीसी। क्लियर है ये 3 विकल्प मिलते हैं। विशेष और गोपनीय ईमेल संदेशों के लिए बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। और कुछ को लग रहा होगा जैसे हमारे पास 10 जनों को हम भेज रहे हैं तो सबके नाम ऐसे लिखेंगे, तो वो एक कोमा लगाने वाली सुविधा होती है, जैसे कोमा लगाया और वो ऑटोमेटिक उस पर आगे वाला टाइप करने के लिए शो कर देता है हमने को। हाँ, अटैचमेंट, ये शब्द है जो अपने को पता होना चाहिए। एक पिन बनी हुई है और पिन है, इसी को आप शो कर मतलब देखोगे, इसे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए प्रेस करोगे तो उसमें आ जाएगा अटैचमेंट। यानी आपको कुछ भी है जो अटैच करना है उसमें, जीमेल, कंपोज, वहां जो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा अपने को नीचे? अटैच का। और जो भी फाइल आपको वहां भेजनी है उसको जो आप चुन लेंगे, जैसे अटैच करेंगे वो ऑप्शन दे देगा, और ओपन करेंगे वो उसमें अटैच हो जाएगी, या डबल क्लिक करेंगे तब भी अटैचमेंट है वो हटा भी सकते हैं। अटैचमेंट में वहाँ क्लोज या हटाने का ऑप्शन आएगा, उससे हटा सकते हैं।
और इसमें ये थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से याद रख लेना, अटैचमेंट है वो मैक्सिमम कितने एमबी का हो सकता है बोलो? 25 एमबी का, ठीक है ना? अगर 25 एमबी से ज्यादा है मान लो, तो क्या करेंगे? 2 बार भेज दो है ना, ये तरीका हो सकता है। राजस्थान में उपयोगी वेबसाइट के बारे में बात कर रखी है। राजस्थान सरकार और विभिन्न विशेष रूप से उपलब्ध कई उपयोगी सूचनात्मक वेबसाइट है, उसमें कुछ हैं जो यहाँ है। जैसे राज्य पोर्टल राजस्थान सरकार है, स्टेट पोर्टल, इसकी मुख्य वेबसाइट है .rajasthan.government.in। सारे अनुभाग है जो इसमें जो आपस में कनेक्ट होते हैं। राज्य पोर्टल आम आदमी के लिए सूचनात्मक और ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ राजस्थान सरकार इसके माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी सभी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस प्रदान करती है। यह राजस्थान सरकार की वेबसाइट। राज्य पोर्टल के लाभ क्या है? अब ये थोड़ा सा, क्योंकि ये योजना जो RICIT है वो सरकार की है, सरकार की है, तो थोड़ा बहुत गुणगान है जो सरकार का भी बीच में आना चाहिए क्या? अरे बोलो, आना चाहिए ना। तो थोड़ी बहुत बातचीत हम गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह के बारे में कर लेते हैं, फिर शायद यूनिट भी कंप्लीट होने में है। नागरिकों और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए सभी सरकारी मामलों के लिए सूचना का एक बेहतरीन है जो सोर्स ये हो सकता है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे विभाग हैं, एजेंसियां हैं, स्वायत्त निकाय वगैरह हैं, विधानसभा हो, न्यायपालिका हो, उनकी वेबसाइट तक जा सकते हैं। नागरिकों, व्यवसायों और विदेशी लोगों के लिए सभी सूचनात्मक लेन देन संबंधी सरकारी सेवाओं के लिए जो सिंगल विंडो इंटरफेस का काम करता है। विभागीय वेब पोर्टल से तुरंत लिंक करने के लिए विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से वास्तविक समय के अपडेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना जो सुनिश्चित करता है। एक तरीके से एक एक होम पेज आ गया। और अब सरकार, क्योंकि एक ही सुविधा नहीं होती है, अनेक विभाग होते हैं सरकार में, तो इसी होम पेज से अपन किसी भी विभाग में जा सकते हैं, वहाँ चीजें चेक कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए RPSC वेबसाइट, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के हिसाब से है जो बढ़िया एक इसमें कनेक्ट कर लिया कि हमें कोई फॉर्म भरना है किसी एग्जाम का, तो उसमें जो RPSC की वेबसाइट है, RPSC वेबसाइट का नाम हो गया ये rpsc.rajasthan.government.in, और वो स्लेश करके आगे रिजल्ट है या सिलेबस है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने पहले बात की थी, ये जैसे HTTP है, ये क्या है बोलो? बोलो, ये जैसे डोमेन नेम है, ये क्या है बोलो? डोमेन नेम है। उसी प्रकार से ये क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है बोलो? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रह जाएगा। और ये डॉट गवर्नमेंट है, ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन। इससे पता चलता है कि ये सरकारी वेबसाइट। .gov लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी है? सरकारी है। और आगे .in लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरनेट से संबंधित है। क्लियर है? आवेदन भरने के लिए ये लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पे जाओगे तो वहाँ एप्लीकेशन है जो ऑन हो जाएगी। ये थोड़ा वो फोटो वगैरह दे रखे हैं, ये RPSC वेबसाइट का फोटो है। जब RPSC ऑन करोगे ना, तो उसमें इस प्रकार से ये इंटरफेस है उसका। और यहाँ अपने एग्जाम वगैरह डैशबोर्ड है, वो सारी जानकारी है जो अपने को मिल जाएगी। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, तो एग्जाम वगैरह एडमिट कार्ड आएगा तो उसका वो अलग से एक है जो लाइन शो कर देंगे। और भी सारी दुनियादारी है, अप्लाई ऑनलाइन है, कैंडिडेट इवेंट्स पोर्टल है, और आपका टेनेंट एग्जाम कैलेंडर है, कब कौन सा एग्जाम होगा वो एग्जाम वगैरह के बारे में है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, और जो भी दुनियादारी सारे डाउनलोड वगैरह करना है। ये जो नया कोई भी वो वहां से मैसेज वगैरह निकालते हैं, मतलब कोई भी आदेश वगैरह होता है उनका, वो इस तरफ से होता है, न्यूज एंड इवेंट। राजस्थान RT पोर्टल, राइट टू एजुकेशन नाम सुना? उसका भी अलग से पोर्टल होता है, उस पे जो अपन जाके और फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं। RT में ज्यादातर जो निजी स्कूल होते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं ना वापस, कितने परसेंट एडमिशन फ्री होते हैं? 25%। तो वो चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। RT भी पढ़ोगे वैसे आगे, रीट में पढ़ना। बस यही कहानी है क्या? चलो ठीक बात है।
इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग है जो इसमें संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन और सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेब ब्राउजर या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या है? सभी है। सेवा चाहिए, मोडेम भी चाहिए क्योंकि वो डिजिटल एनालॉग वाली कहानी है, और ब्राउजर होगा तभी तो सर्च करेगा। आईएसपी का फुल फॉर्म अभी याद किया था हमने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक वेब ब्राउजर क्या है? तो क्या है बोलो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सब याद कर लिया ना? यूआरएल का, यूआरएल है जो अभी पढ़ गया है जस्ट हम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? इसमें छठे में क्या दे रखा है उसमें देखो जरा। ए वाला दे रखा है। हाँ, मैंने यूनिफाइड बोला था शब्द शुरू में शायद तक, यूनिफॉर्म की जगह यूनिफाइड आ जाएगा। यूनिवर्सल तो नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। टिम्बर्स लीगो भी याद रखना है। ईमेल क्लाइंट कौन सा है? ईमेल है क्या? अरे बोलो ना। है। सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। फ्लिपकार्ट क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। पेटीएम क्या है? यूपीआई, मतलब वो ऑनलाइन लेन देन का सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म बताओ? डोमेन नेम सिस्टम। तो 10 में से 10 प्रश्न आ गए क्या पढ़ने से? तो इसका मतलब बढ़िया कंप्लीट कर लिया सब। ये वो सेम वापस रिपीट है पेज है। चलो ठीक बात है, कल इसको वापस अपन रिवाइज करते हैं ना।